जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे मैं थोड़ा सा पहले बताऊं कि 2005 में गुरु जी ने मुझे शरण में लिया अपनी, जब गुरु जी कॉलेज में आए थे। लेकिन उससे पहले 1-2 साल पहले की बात होगी। तो मैं ऐसे ही कॉलेज जा रहा था और मेरे साथ कोई मेरी नोन आंटी थी। वो बैठे हुए थे, हम बस से जा रहे थे एक्चुअली। तो आंटी ने मुझे ऐसे ही बिठा लिया। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा पहले। तो हम जा रहे थे, आंटी ने मुझे ना रोक के बैठा लिया कि तू बैठ जा, आगे से वापस आ जाना। तो मैंने कहा नहीं आंटी, मैं तो अभी टाइम हो गया, 9 बज गए हैं, मैं लेट हो जाऊँगा। कह रहे कि नहीं तू आ जा ना, मैं कह रही हूँ ना, आजा बैठ जा। तो बैठ गए, तो नेक्स्ट स्टेशन आया, आंटी ने फिर मुझे बिठा लिया। उससे नेक्स्ट स्टेशन आया, फिर मुझे बिठा लिया पकड़ के। तो उस दिन थर्सडे था एक्चुअली। और आंटी जब मैं उतरने लगा, जब उनका स्टेशन आया, मैंने कहा आंटी उतरो, अब तो आपका स्टेशन आ गया। तो आंटी हँसने लगे और कहते, "अरे पगले, हम तो साईं बाबा के यहाँ जा रहे हैं और तुझे आज उन्होंने बुलाया है।" उससे पहले मैंने साईं बाबा का नाम बस हल्का-सा सुन रखा था कि मुझे लगता है पता नहीं ये मोहम्मडन से रिलेटेड है, कुछ इस तरह से है। मुझे कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में। तो मैंने कहा साईं बाबा, बस मैंने ऐसे ही बोला और मैं बैठ ही गया। जैसे किसी फ़ोर्स ने मुझे बैठा लिया हो। मैं बैठ ही गया और कसौली है यहाँ, चंडीगढ़ के पास ही है, हिमाचल में पड़ता है वो, हिल स्टेशन है। वहाँ मुझे वो लेके गए साईं बाबा के पास और रास्ते में मुझे साईं बाबा के बारे में बताते गए वो। मैं वहाँ पहुँचा, साईं बाबा के दर्शन किए और आए। और आने के बाद भी उन्होंने ये सारा सिस्टम रखा कि साईं बाबा ऐसे हैं, ये है, वो है। पता नहीं क्या हुआ, मैं उस तरफ चल पड़ा एकदम से। ना ही मैं अपने आप को रोक पाया, ना कुछ पता लगा। मैंने कहा और बताओ आंटी, और बताओ। और वो बताते चले गए। फिर आंटी ने साइंस चरित्र उनकी बुक है, वो दी मुझे पढ़ने के लिए। मैंने वो पढ़ी। और ये सारा कुछ करते-करते ये कॉलेज में भी मैं, डॉक्टर पुनीत और बाकी जितने भी हम कलीग्स हैं, वो आपस में बैठते थे। मैंने उनके साथ भी डिस्कस किया, साईं बाबा के बारे में हम बहुत कुछ संगत करते रहते थे। तो मैंने ये कहा कि यार साईं बाबा को तो शरीर छोड़े अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1916 के आस-पास की बात है। और कोई ना कोई एक आधा तो ऐसा होगा जो अभी भी होगा, चाहे वो बच्चे ही रहे होंगे उस टाइम और आज उनकी ज़्यादा एज हो गई होगी, लेकिन थोड़े बहुत तो मतलब हम जाके वहाँ पे हाथ तो उनके पाँव को लगा ही सकते हैं ना, कि उन्होंने भगवान को देख रखा है। तो इन्होंने कहा, एक उन उनमें से हमारे कलीग हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने सुना है एक बच्चे हैं, वो अभी वो बच्चे थे उस टाइम, अब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, वो हैं। तो हमने प्लान किया हम उनके पास चलेंगे, शिरडी के आस-पास ही वो रहते हैं। हम वहाँ चलेंगे और वहाँ जाके उनके पाँव को टच कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान को देख रखा है। तो ये हमने प्लान ही करना था, अभी ये 2005 आ गया। 2005 आ गया, तब तक बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करनी थी, हालाँकि डॉक्टर पुनीत ये कई बार सत्संग कर चुके हैं। बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करनी थी, मैं कंस्ट्रक्शन साइट से हूँ, सिविल इंजीनियर। तो मैंने ऑनर से पूछा कि इस बार किसको बुला रहे हैं? जनरली मिनिस्टर्स को बुलाते थे किसी भी बिल्डिंग की इनॉग्रेशन के लिए, तो उन्होंने कहा कि इस बार हम गुरुजी को बुला रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी? कौन गुरुजी? कह रहे डॉक्टर पुनीत के गुरुजी। तो बड़े पावरफुल हैं वो। मैंने कहा यार डॉक्टर पुनीत तो मेरे साथ हम 4-5 साल से इकट्ठे हैं, हँसते-खेलते हैं कॉलेज में, ये तो उन्होंने कभी बताया भी नहीं मुझे कि कोई गुरुजी भी हैं। कह रहे बस उनको बुलाएँगे। तो मैंने डॉक्टर पुनीत को पकड़ लिया। मैंने कहा कौन है गुरुजी? वो हँसने लगे, कह रहे हाँ गुरुजी है, बहुत पावरफुल है, गुरुजी शिव जी हैं। तो मैंने कहा यार आप कभी बता तो देते मुझे, और आप जाते हो? कह रहे हाँ, मैं जाता हूँ, कभी-कभी जाता हूँ, बड़े मंदिर भी और जालंधर भी। तो मैंने कहा फिर लेके चलना और जब आएँगे तो मेरी बात करवा देना। तब तक मुझे थोड़ा-सा साईं बाबा के बारे में ये सब कुछ पता लग गया था। उससे पहले तो जैसे सब लोग शिव जी, कृष्ण जी, माता और ये सारी मंदिरों में जाना और उनके जो भी चीज़ें होती हैं मंदिर में हम जाके करते हैं, यहीं तक हम लिमिटेड थे, मैं भी यही था। मुझे नहीं पता था कि गुरु की क्या अहमियत है। और लेकिन साईं बाबा को ये पढ़ के, जान के उनके बारे में, ये मेरा थोड़ा-सा बेस बन गया था। ये गुरुजी ने ही बनाया था, इससे पहले गुरुजी ने ग्राउंड्स बनाए एक्चुअली। और मैंने कहा जब वो आएँगे तो मेरी बात करवा देना। कहते नहीं, नहीं गौतम, बात नहीं हो पाएगी उनसे ना, लेकिन जब वो आएँगे तो उनके साथ-साथ रहना, गुरुजी की ना रेज़ निकलती हैं। तो मैंने कहा चलो यही ठीक है। और मैं बेताबी से इंतज़ार करने लग गया। 2 दिन पहले की बात थी बस ये, 11 अप्रैल 2005 को गुरुजी आए थे। तो ये 9 या 10 की बात होगी।
जब गुरुजी आए, उनका वेलकम हुआ, सब कुछ हुआ। मैं अगर आप लोगों ने वीडियो भी देखी तो मैं साथ-साथ ही रहा, बिल्कुल ही। मैंने कहा साथ ही रहना चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि रेज़ निकलती हैं। और मैं बिल्कुल गुरुजी के साथ-साथ चलता रहा, ब्लैक पैंट और शर्ट में हूँ। तो साथ-साथ चल के गुरुजी रहे, 3-4 घंटे वहाँ पे रहे और उसके बाद गुरुजी चले गए। गुरुजी तो चले गए, लेकिन जो खलबली मेरे अंदर मची उसके बाद, वो मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद क्या हो गया कि मैं तो ऐसे हो गया कि मुझे अभी जाना है इनके साथ, इनके पीछे-पीछे जाना है। और मैंने, जबकि गुरुजी से कोई बात नहीं हुई, मैं तो सिर्फ़ देख रहा था उनको, वो क्या कर रहे हैं, कैसे वो प्रसाद दे रहे हैं, किस तरह से वो बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ़ यही देख रहा था। और मुझे ये उन्होंने बताया था कि पास ही रहना, बिल्कुल रेज़ निकलती हैं गुरुजी की। गुरुजी चले गए, मैंने डॉक्टर पुनीत को पकड़ लिया। मैंने कहा मुझे भी चलना है वहाँ पे, क्या-क्या होता है? कह रहे ऐसे 4 दिन वहाँ संगत होती है एम्पायर स्टेट में। तो मैं कभी-कभी जाता हूँ, बड़े मंदिर जाता हूँ या कभी फरीदाबाद गया हूँ तो वहाँ चला जाता हूँ। मैंने कहा यार मैंने भी जाना है वहाँ। कहे नहीं, मैं तो 7 जुलाई को जाऊँगा। तो मैंने कहा 7 जुलाई तो अभी बहुत दूर है। तो कहते नहीं, मैं तभी जाऊँगा। मैं इंतज़ार करने लग गया। अप्रैल की बात है, मई, जून, ये करीब 2.5 महीने हैं। मुझे पता है ये कैसे निकले होंगे। एक-एक दिन मैंने कैसे ही निकाला है वो, कि मैं वहाँ कब पहुँच जाऊँ गुरुजी के पास जाके। और 7 जुलाई भी आ गया, हम लोग चले गए यहाँ से, 5-6 लोग हुए, हम इकट्ठे हुए, जबकि उससे पहले डॉक्टर पुनीत अकेले ही जाते थे। तो मैं उनके साथ हम सारे गए और बड़े मंदिर पहुँचे। 7 जुलाई का फंक्शन था गुरुजी का बर्थडे का। वैसे ही जैसे आप वीडियो में देखती हो सारा कुछ, गुरुजी का आना, वेलकम बैंड, और ये हम बैठे थे अंदर हॉल में बैठे हुए थे। उनका आना, वो सारा कुछ मैंने देखा, हम सब आगे ही बैठे हुए थे। तो ये जब मैंने देखा कि लाइन लगी हुई है, गुरुजी आके बैठ गए और गुरुजी ऐसे हाथ से इशारा किए जा रहे हैं, सब कुछ सब लोगों को, और बहुत कम लोगों से बात कर पा रहे हैं। ये जनरली ऐसा होता ही है कि जब गुरु के पास जाओ तो अपनी बात बतानी रहती है और वो कुछ बताएँगे। कुछ इस तरह से हमारी भी धारणा ऐसी थी कि गुरुजी से बात हो जाएगी। लेकिन मेरे साथ ही मेरे कलीग भी बैठे हुए थे, डॉक्टर बलजी थे। तो मैंने मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी से बात करनी है, कैसे होगी? वो कह रहे हैं नहीं, बात नहीं हो पाएगी, मुश्किल है। तो मैंने कहा जो बात करनी है फिर मैं किससे करूँ? तो वो कहते हैं बस तू चुपचाप ना अपने मन में ही, जो तेरे मन में है ना यहीं से बोल दे, गुरुजी सुन लेंगे। तो मैंने कहा भाई चारा भी और कोई नहीं लग रहा है मुझे तो। और मैंने मन में ही गुरुजी से बोला। एक्चुअली हमने एक प्लॉट ले रखा था, करीब 8-10 साल पहले की बात होगी। वो उसको हमने पैसे भी दे दिए, जिस कॉलोनी में वो कटा था, हमने पैसे सारे उनको दे दिए। वो भाग गया था। रजिस्ट्री हमारे नाम नहीं हो रखी थी वो। हम पैसे दे के भी फँस गए थे, प्लॉट हमारे पास नहीं था वो। तो काफ़ी टेंशन थी इस चीज़ को लेके घर में। तो मैंने वहीं से प्रे किया कि गुरुजी इस तरह से फँसे हुए हैं, थोड़ा-सा देख लेना आप, अगर ये हो जाए तो। ये मैंने मन में ही प्रे किया, ज़ुबान भी नहीं हिली। चलो वो सारा कुछ हुआ, जैसे आप देखते ही हो वीडियो में, रात के 2-3 बजे हम वहाँ से चले होंगे, रात को फिर डांस भी हुआ, गुरुजी पैंट शर्ट में आ गए, वो सारा नज़ारा कैप्चर करके मैं तो आँखों में आ गया फिर। 3-4 दिन की कोर्ट की छुट्टी थी और उसके बाद शायद मंडे था। मंडे को मेरे अंकल का फ़ोन आया जो एडवोकेट हैं, करीब 3 साढ़े 3 बजे। कह रहे बधाई हो। मैंने क्या हुआ? कह रहे तुम्हारे प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई आज। मैंने कहा आज रजिस्ट्री? कैसे? कह रहे आज सुबह ही वो ओनर आया था और कहता कि लुधियाना से आया हूँ, आपकी रजिस्ट्री करवाने ही आया हूँ। जो काम 8-10 सालों से नहीं हो रहा था, वो मैंने मन में ही बोला और गुरुजी ने वो तुरंत 3-4 दिन किया। पहला दिन कोर्ट का था और पहला ही दिन वो काम मेरा ही हुआ। एक्चुअली प्लॉट की रजिस्ट्री जो है वो किसी के नाम होती है पहले यहाँ पे, जो एग्रीकल्चरिस्ट हो, हम एग्रीकल्चरिस्ट तो है नहीं, तो वो उनके नाम, मेरे आंटी के नाम होनी थी, चाची जी की, फिर हमारे नाम ट्रांसफर हुई वो। ये तसल्ली होगी कि रजिस्ट्री हो गई है। ये पहला, आप इसे मिरेकल कह लो या गुरुजी ने अपनी तरफ को चलाना हो, जिसको जैसे-जैसे भी। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत कमाल की चीज़ है ये। बोला और देखो, और मन में और गुरुजी के लिए प्यार बढ़ गया। बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ गया, मैंने थैंक्स किया गुरुजी का। उसके बाद हमने एक सिस्टम बना लिया कि हर 1 महीने गुरुजी के पास जाया करेंगे। चाहे कुछ हो जाए, महीने में चाहे 2 बार भी हो, हम जाएँगे। और उस तरह से हम जाने भी लग गए। ये तो देखो, ये स्टार्ट हुआ है सिर्फ़ ऐसे।
जैसे पहले गुरुजी ने साईं बाबा के पास और ये बताया कि गुरु क्या होते हैं, वो किस तरह से चमत्कार, मुझे तो चमत्कार का भी पता नहीं था कि ये चमत्कार ऐसे, हमने तो कहानी किस्सों में ही पढ़े थे ये कि चमत्कार भी कभी होते हैं, पता नहीं कहाँ हुए होंगे। लेकिन ये उससे पहले गुरुजी ने बेस बना के दिया है, और जब गुरु से जुड़े तो तुरंत गुरुजी ने पकड़ लिया। अब देखो, तब तो हम ये सोच रहे थे कि कोई एक ऐसा होगा जो साईं बाबा को जिसने देख रखा होगा। आज देखो, भगवानों के भगवान गुरुजी हैं, कितनी संगत ने उनको देख रखा है। ये बात अलग है कि टाइम के साथ-साथ वो भी चले जाएँगे। आज से 60-70 सालों के बाद वो भी चले जाएँगे, एक आधा कोई थोड़े बहुत रह जाएँगे, जो लास्ट में रह जाएगा, फिर तब जब जनरेशन उस टाइम की होगी, वो भी यही बात करेंगे कि जिसने गुरुजी को देख रखा है, अगर एक भी मिल जाए तो। आज हम कितने लकी हैं कि कितनी संगत है ये, और कितना कुछ हमें ये इस प्लेटफ़ॉर्म से भी कितना कुछ हमें जानने को, सीखने को गुरुजी के बारे में, और मज़ा आता है संगत सुनते-सुनते कि बस सुनते ही चले जाएँ। आज भी हमारा ये मन करता है कि कोई भी आए और वो सुनाता जाए और हम सुनते जाएँ। चलो ख़ैर, उसके बाद फिर आगे बढ़े हम, और हर एक महीने जाने लग गए। 2-1 महीने हुए थे जाते हुए, तो मैंने कहा गुरुजी का मैंने स्केच बनाना है, और मैंने ड्राइंग शीट लेके गुरुजी का स्केच बनाना शुरू कर दिया। स्केच बनाने में मुझे करीब 1 महीना लग गया होगा। नेक्स्ट विज़िट जो थी एम्पायर स्टेट की, 1 महीने के अंदर थी वो। पूरा महीना ही लग गया मुझे वो स्केच बनाने में। मैंने स्केच बनाया, और उसके बाद हम गुरुजी के पास गए, मैंने रोल किया। रोल करके गुरुजी के पास लाइन में लगे। जैसे एम्पायर स्टेट 7 बजे दरवाज़ा खुलता था, हम लाइन में लगे, और गुरुजी बोलते ही थे। गुरुजी पंजाबी में आपको सबको पता ही होगा। तो हम एंटर किए। सबसे पहले हमारी कोशिश रहती थी कि 7 बजे हम सबसे पहले हों, जब गुरुजी पैंट शर्ट पे वो सेट्टी पे बैठे हों। तब गुरुजी थोड़े से जॉली मूड में भी होते हैं, क्योंकि जब चोले में आ जाते हैं फिर वो कुछ और हो जाते हैं। तो हमें लगता था कि हम जाके पहले बात कर लिया करें गुरुजी से, मज़ा आता है, चाहे 2 मिनट हो 4 मिनट हो। तो हम चल जब भी जाते थे तो गुरुजी बात कर लिया करते थे। जैसे हम खड़े हुए 4-5 लोग भी हैं, 10-12 लोग भी हैं, तो गुरुजी ने जैसे ही इधर देखना, दरवाज़ा खुला और हम आए, तो गुरुजी ने पंजाबी में बोलना है, "आ गए डॉक्टर? कितने डॉक्टर आए हैं? 12? हाँ, 13? अच्छा, बैठ जाओ, 32 दंदां दा सर्वनाश, पीडीएस, बैठ जाओ।" चलो, हमने बैठ जाना। ये पंजाबी में गुरुजी बोलते थे, और हमें बड़ा मज़ा आता था, हम गुरुजी के चरणों में वहीं बैठ जाते थे, बिल्कुल पास ही। और मैं और डॉक्टर पुनीत तो बिल्कुल ऐसे ही बैठते ना, हँसते रहते थे। वो ऑरा ही ऐसा था कि वो पता ही नहीं लगता था कौन-सी दुनिया में चले गए हैं, और गुरुजी को निहारते रहे, देखते रहे, आगे भी कोई ना बैठे, सबसे आगे ही बैठे हम। तो वो हम मैंने रोल किया वो था, वो तो गुरुजी ने देख लिया था, क्योंकि हम 5-6 लोग ही थे बैठे हुए। फिर और आने लग गए धीरे-धीरे, रोल किया हुआ था। तो मैंने कहा ये गुरुजी को दिखाना है, तो डॉक्टर पुनीत कहते हैं तुम ही दिखाना ये। तो मैंने कहा चलो मैं दिखा लूँगा। लंगर प्रसाद हुआ, सारा कुछ जैसे वो होता ही था वहाँ पे। वो सारा कुछ होने के बाद मैंने लाइन में हम लगे हुए थे इजाज़त के लिए, जैसे गुरुजी ने बोल दिया चलो भई बद्दी वाले, तो हम गुरुजी के पास गए और मैंने रोल किया हुआ था। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा गुरुजी थोड़ा एक स्केच बनाया है। गुरुजी कहने हैं? मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक स्केच बनाया है। अच्छा, दिखा फिर। तो ऐसे गुरुजी आगे को हुए, टाँग पे टाँग रखी हुई थी, ऐसे आगे को हुए और मैंने भी फटाफट स्केच खोला और दिखाया। तो गुरुजी ने देखा सारा, तो राइट साइड पे एक बड़ी रिनाउंड लेडी है, वो बैठी हुई थी, और गुरुजी ने उनको बोला, "इन्हें मेरा स्केच बनाता, ये डेंटल कॉलेज ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ 2005 ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਇਨੌਗੂਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਆ ਦੇਖ स्केच बनाता इन्हें मेरा।" तो वो भी लेडी, "दिखा इन्हें।" तो मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने हाथ में पकड़ा और देखने लग गए वो सारे, और भी आगे वो देखने लगे, कहाँ बद्दी, कहाँ से है, कैसे-कैसे वो पूछने लग गए वो सारा। फिर गुरुजी पीछे बोल रहे थे, मैं उनको दिखा रहा था और गुरुजी पीछे-पीछे बोल रहे थे, "ये डॉक्टर हैं बद्दी दे, बत्ती दंदा दा सर्वनाश, पीडीएस।" ये गुरुजी बहुत बोलते थे। तो मैं ये सोचता था कि मैं तो डॉक्टर हूँ भी नहीं, ये गुरुजी बोल रहे हैं। लेकिन वो मज़ा ही, वो कानों में आवाज़ पड़ना, वो गुरुजी को देखना, वहाँ तो सब कुछ ही भूल जाते थे। वो जन्नत भी उनके उसके आगे कम है। उस औरा में बैठ के गुरुजी को सुनना, वो सारा कुछ, मेरे तो पाँव ज़मीन में ना लगे जब गुरुजी ने यही बोल दिया। जबकि ये पता था कि गुरुजी बहुत कम बात करते हैं, और मेरी बात होगी और गुरुजी ने ये कहा, मैं उसे लेके वापिस आ गया, और तब ये जर्नी हमारी आगे-आगे शुरू हो गई।
और वो स्केच मैंने अभी भी रखा हुआ है। उसके बाद फिर दिसंबर के आस-पास की बात है ये। मुझे कोई प्रॉब्लम थी कोई, तो कुछ थोड़ी-सी ऐसी जैसे एलर्जी सी हो जाती है ना, तो हम बैठे हुए थे कैंटीन में, तो एक मेरे और कलीग है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा, "यार डॉक्टर साहब, ये ऐसे थोड़ा-सा ना ये थोड़ी-सी एलर्जी सी हो गई है।" तो उन्होंने कहा कि, "चल यार ये ले ले।" मैंने वैसे ही कैजुअल सी बात की उनसे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो उन्होंने दवाई दे दी वहीं से उठा के कि ये ले ले, मैंने खा ली। अगले दिन हम कैंटीन में फिर से बैठे, चाय-वाय पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि, "ठीक हो गया अब तू?" मैंने कहा, "क्या हुआ?" कह रहे, "वो।" मैंने कहा, "अच्छा, अच्छा, नहीं यार वो ठीक नहीं हुआ है अभी।" तो कह रहे, "अच्छा चल ये भी ले ले।" उन्होंने और मेडिसिन दे दी, तो मैंने वो खा ली। वो मैंने खा ली लेकिन 2 घंटे के बाद ही, लंच के आस-पास की बात थी, मैं बैठा और मुझे लगा ना जैसे अर्थक्वेक आ गया है और सारा कुछ घूम रहा है, इतना चक्कर आया, मैं फटाफट कैंटीन के बाहर भागा। मैंने कहा बाहर ये बिल्डिंग छोड़ दूँ। मैं बाहर की तरफ भागा, मैंने कहा और तो कोई भाग नहीं रहा है, मैं ही भाग रहा हूँ। मुझे लगा कुछ हुआ है और मैं एक रूम था वहाँ पे बना हुआ, मैं वहाँ एकदम से गया और जाके जैसे ही लेटा मैंने वॉमिट किया और उसमें से ऐसा ज़हर निकला, मेरा मुँह भी बिल्कुल कौड़ा हो गया, बिल्कुल जो कड़वा हो गया। तो मैंने मैं अनकॉन्शियस हो गया, वहाँ लेट गया और बिल्कुल पसीने-पसीने हो गया। और उसके बाद मुझे नहीं पता कब किसने मुझे उठाया वहाँ से और जो हमारी जनरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जिसको गुरुजी ने इनॉग्रेट किया था, मुझे मैं जब होश आया तो मुझे ये कानों में आवाज़ आ रही थी बस हल्की-हल्की डॉक्टर साहब की एक, कि गौतम, गौतम, उठ देख कौन है, देख कौन है। तो मुझे ये तो एहसास हो गया था कि मैं अब जाने वाला हूँ, क्योंकि बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं थी, जो आवाज़ भी आ रही थी वो बहुत दूर से आ रही थी और आँखें खुलने तक की भी मेरी हिम्मत नहीं थी। वो शायद मैंने वो मेडिसिन उसने रिएक्शन कर दिया या मैंने वो 2 बार खा ली, सुबह भी खा ली होगी जो उन्होंने दी, वो भी खा ली, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो मेरे कानों में आवाज़ आने लगी, "गौतम देख", बहुत दूर से जैसे हम मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं। और मैंने अपनी बॉडी को पूरा ज़ोर लगाया, अंदर से कोशिश की कि मैं अपनी आँखें खोलूँ। तो मैंने जितना भी उस टाइम मुझसे ज़ोर लगा, जैसे भी वो मैंने अपनी आँखें खोलने की कोशिश की और हल्की-सी जैसे मैंने आँखें खोली तो डॉक्टर यशपाल थे वहाँ पे। उन्होंने अपने पाँव में ऐसे हथेली पे ऐसे गुरुजी का एक स्वरूप रखा हुआ था छोटा-सा। ऐसे मेरी तरफ को दिखाया जैसे आशीर्वाद की मुद्रा होती है, वैसे उन्होंने दिखाया कि ये देख कौन तेरे लिए कौन लेके आया हूँ मैं। और मैंने जैसे आँखें खुली, हल्की-सी आधी आँखें खुली, मैंने देखा गुरुजी। तो मैंने और थोड़ी-सी आँखें खोली, मैंने कहा, "अच्छा गुरुजी!" मैंने ये बोला, मैंने प्रणाम किया और मैं खुश हो गया। 5 मिनट के अंदर मैं उठ के बैठा था, जबकि मुझे ड्रिप लगी हुई थी, मेरे कपड़े-कुपड़े ऐसे खोल के रखे हुए थे, 15-20 लोग उस रूम में थे और डॉक्टर जो है ऐसे मुझे प्रेस कर रहे थे चेस्ट पे और ये सारा कुछ था और मैं उठ के बैठ गया 5 मिनट में। तो सबने राहत की साँस ली। जो डॉक्टर मुझे देख रहे थे, उन्होंने भी अपने बटन वगैरह शर्ट के खोल रखे हैं, बाजू ऊपर चढ़ा रखी है, सब परेशान थे। मेरे घर फ़ोन कर दिया कि उनको इनको कहीं लेके जाना पड़ेगा शायद, यहाँ नहीं होगा, मुश्किल है थोड़ा। लेकिन मैं 5 मिनट में उठ के बैठा था और मैं ये कह रहा था, "क्या हुआ?" तो कह रहे, "तेरे को नहीं पता क्या हुआ?" मैंने कहा, "नहीं।" कह रहे, "ऐसे-ऐसे तुमने", मैंने कहा, "मुझे इतना याद है कि ऐसे लगा जैसे अर्थक्वेक आया और मैंने वॉमिट किया और बहुत मेरा जो मुँह था बड़ा स्वाद वो कड़वा हो गया।" तो कह रहे उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, तू अनकॉन्शियस हो गया, तेरे वहाँ से उठा के लेके आए यहाँ पे जैसे-तैसे करके ड्रिप किया, डॉक्टर परेशान हो गए थे, तेरे को तो रेफर करने की सोच रहे थे। तो जैसे ही लेकिन स्वरूप दिखा और मैं उठ के बैठा, मेरे घरवाले भी आ गए और उन्होंने कहा कि चलो लेके जाना है और मैं उठ के उनके पास चला गया। उनके पास चला गया मैं और उनसे बात कर रहा हूँ, वो कह रहे, "तू तो बीमार था।" मैंने कहा, "पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन अब ठीक हूँ।" और उसके बाद बिल्कुल 100 बाई 100 रात को वैसे ही खाना खाया, वैसे ही वो उतनी मोमेंट थी। तब गुरुजी ने मुझे बचाया। जबकि गुरुजी तो दिल्ली बैठे होंगे उस टाइम। लेकिन ये पता ही है कि गुरुजी कैसे-कैसे कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, तो गुरुजी ने मुझे बचाया था। फिर चलो आगे हम बढ़े और फिर जैसे हम जाते हैं तो पता वहाँ लगा कि नीचे जो हैं गुरुजी नई संगत को बिठाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे पुरानी संगत को। तो मैं मेरे साथ मेरे एक और लड़का था, तो मैंने कहा यार हमारा नंबर कब आएगा? और हम दोनों चले गए गुरुजी के पास और गुरुजी के पास गए एम्पायर स्टेट माथा टेका, गुरुजी नीचे ही बैठे थे, जो आप लोग कई बार फ़ोटोग्राफ्स देखते होंगे। वो नीचे ही दीवार के साथ ऐसे सहारा लगा के, टाँग पे टाँग रख के पैंट शर्ट में बैठे होते हैं, तो वो वैसे बैठे थे गुरुजी। हम गए, हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छा मौका है, आज तो गुरुजी अकेले से बैठे हैं और कोई है नहीं और नीचे बैठे हैं, यहीं बैठ जाएँगे पास ही।
तो हमने माथा टेका गुरुजी के चरणों में और वहीं बैठ गए, बिल्कुल पास ही। तो गुरुजी की तरफ ऐसे बैठ के जैसे ही देखा गुरुजी की तरफ तो गुरुजी ने इशारा किया, "ऊपर, ऊपर, चलो ऊपर।" तो हमने कहा यार, अब ऊपर बैठना पड़ेगा। तो हम ऊपर तो चले गए। एक चीज़ की खुशी भी थी कि आज गुरु ने हमें पुरानी संगत में डाल लिया। लेकिन ये इस चीज़ का दुःख भी रहता है कि गुरुजी को सामने निहारना वो बात कुछ और है। लेकिन इस बात की चलो खुशी हुई कि गुरुजी ने आज हमें ओल्ड संगत में डाल दिया। तो ये इस तरह से हम जाने लग गए। फिर मैंने गया एक बार तो गुरुजी ने मुझे कहा बुलाया, तो कहते हैं, "हाँ, की नाम है तेरा?" मैं कहा गुरुजी अब देखो गुरुजी आपने कितनी संगत सुन रखी होगी ये कि गुरुजी के पास जाओ तो नाम ही भूल जाते थे और कुछ-कुछ बताने लग जाते। ऐसा होता था। बिल्कुल बिल्कुल 100%। मेरा नाम एक्चुअली है पंकज गौतम। जब गुरुजी ने मेरे से नाम पूछा जैसे ही मैं खड़ा हुआ जाके, "की नाम है तेरा?" तो मैंने कहा, "गुरुजी गौतम।" मैं भूल ही गया कि मेरा नाम पंकज गौतम है। मैंने कहा, "गुरुजी गौतम।" कहे, "अच्छा, चल बैठ जा फिर।" तो मैं बैठ गया। तो फिर बाद में बैठा मैंने कहा, "यार शिट! मेरा नाम तो पूरा पंकज गौतम है, मैंने क्यों नहीं बोला?" लेकिन वहाँ तो सिट्टी-बिट्टी गुल हो जाती थी पूरी। चलो लेकिन उसके बाद से संगत में जो नाम रहा वो गौतम, जो भी मुझे जानते होंगे संगत में वो गौतम के नाम से जानते हैं। अगर कोई पंकज कहेगा तो पता ही नहीं चलेगा ये कौन है ये। तो पंकज तो वही लोग जानते हैं जो संगत से पहले की दुनिया थी। यहाँ जो है या फिर कागज़ों में जो देखते होंगे पेपर्स में वो पंकज गौतम नाम चलता है। अदरवाइज़ संगत में गौतम ही जानते हैं क्योंकि गुरु जी के सामने वही बोला गया है। तो ये तब ये खुशी भी हुई कि गुरु जी से बात होने लगी। फिर मुझे लगा कि देखो भगवान धरती पे आए हुए हैं। भगवान साक्षात धरती पे आए हैं और हम उनके दर्शन कर रहे हैं। तो मन में ये सबके ही होता है कि मम्मी-पापा, भाई-बहन इन सबको हम लेके जितने रिश्तेदार हैं उनको लेके हम गुरुजी के पास एक बार ले जाएँ। मेरे मन में भी आया कि मैं सबको लेके जाऊँगा। एक बार तो दर्शन करवाऊँगा कि सब जुड़ो देखो भगवान आए हुए हैं डायरेक्ट धरती पे। तो मैं ले गया क्योंकि एक उससे पहले हम गुरुजी के पास गए तो अंपायर स्टेट में पहुँचे, 7 जुलाई से पहले की बात थी। तो गुरुजी ने जैसे ही मैं डॉक्टर पुनीत वगैरह गुरुजी के पास जाके खड़े हुए सेट्टी के पास, तो गुरुजी ने कहा 7 जुलाई ਨੂੰ 100 ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है कॉलेज से, ठीक है? 100 गाड़ी। तो हम आगे हमने कहा डॉक्टर पुनीत कह रहे हैं कि 100 गाड़ी कैसे करेंगे? संगत की एक संगत को जोड़ना बड़ा मुश्किल है, कैसे जोड़ेंगे? तो हम आके कॉलेज में लग गए पूरे इसको छोटी से छोटी गाड़ी लगाएँगे 4 लोग हम पे फिर मैंने अपने अपने मम्मी-पापा से लेके पापा तो नहीं मम्मी और भाई-बहन जो भी चलने को तैयार उनको सबको लेके और जितने रिश्तेदार अपने चाचा, ताया ये वो जो भी थे, उनको सबको लेके एक गाड़ी में करीब वो 12-13 लोग। वो लोग उनको भी डाला और 134 के आस-पास हम लोग हुए। 13-14 गाड़ियाँ थी, जो पूरे रास्ते पे गुरुजी हमने लिख दिया, नंबरिंग उनकी कर दी, उनको लेके मैं गया। तो कि ये दर्शन कर लें खैर। अकाउंट तो उनका होगा कि वो दर्शन कर पाएँ, वो तो गुरुजी जाने और वो जाने। तो उनको दिखाया वो सारा लेकिन उनको लगा कि नहीं यार ये तो अमीरों के गुरुजी हैं, ये है, वो है, देखो तो सही कपड़े कैसे डाले हैं। वही जैसे सबका होता ही है वैसे ही। तो वो भी आ गए, लेकिन ठीक है उसमें से इक्का-दुक्का थोड़ा बहुत कभी-कभी जुड़े हो लेकिन टाइम लग गया बहुत ज़्यादा उनको जुड़ने में। मैंने कहा नहीं यार ये तो मन को बहुत दुःख भी हुआ कि यार ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है और जब इनको समझ आएगा तो कहीं देर ना हो जाए। वही हुआ भी। उनको तो समझ मुझे लगता है अभी 4-5 साल पहले ही आने लगी है सबको जैसे-जैसे उम्र बढ़ी और हालात के थपेड़े पड़ने लगे, तब ध्यान में आने लगा सब कुछ और गुरुजी का इतना जो फैलाव हुआ है, जो जगह-जगह सारा कुछ हर एक वर्ड में हर एक जगह गुरुजी पहुँच गए हैं, तब उनको अब वो भी बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझते हैं और किसी को बताते हुए बड़ा कि हमने गुरुजी को देखा हुआ है। अब उसी उसी जो उनको उनके दर्शन है जो उन्होंने किए थे, अब उसी को वो बेस भी बना देते हैं कई बार जो बात करते हैं नई संगत से वो, कि हमने उनके दर्शन किए हुए हैं। लेकिन मन में ये रहता है कि ये अच्छे से जुड़ जाते तो और भी अच्छा था। ख़ैर ये उनका अकाउंट है, वो जाने। फिर एक बार हम गुरुजी के पास गए हुए, तो मैं और डॉक्टर पुनीत की बात है हम डुगरी से आ रहे थे। डुगरी में ये सारा कुछ तब नहीं होता था, वो मंदिर ये बन ही रहा था अभी उस टाइम। अब बना भी थोड़ा बहुत ही था अभी। बाकी वो पुराना घर ही था वो जैसे था वो। तो हम दोनों वहाँ से आ रहे तो हमने सोचा यार साईं बाबा और गुरुजी बात तो एक ही है ये। बिल्कुल वैसे ही तो है जैसा साईं बाबा करते वैसे ही गुरुजी हैं ये और गुरुजी तो वैसे ही ओवरऑल हैं। तो हम इनका ना एक एक स्केच बनाते हैं, एक फ़ोटो बनाते हैं जो दोनों की कंबाइंड हो, क्योंकि एक ही है वो। तो कह रहे चलो ठीक है। तो हम फ़ोटोग्राफ़र के पास गए, हमने एक साईं बाबा की फ़ोटो ली, हम शिरडी से लेके आए हुए थे
और एक गुरुजी की ली और हमने वहाँ बैठ के कंप्यूटर पे उनको बताया कि ऐसे-ऐसे कर दो और शिव जी को ऐसे कर दो, ऐसे करके दिखाई। और डिजिटल कैमराज़ हुआ करते थे उन दिनों, तो उसमें हमने फ़ोटो क्लिक की और वो हम ना जब अंपायर स्टेट गए, तो हमने कहा गुरुजी को दिखाएँगे, परमिशन लेंगे इसकी। तो हम चले गए गुरुजी के पास, जैसे जाते ही थे। तो लाइन में लगे, सब कुछ होने के बाद जब इजाज़त की बारी आई, तो हम लाइन में लगे हुए डॉक्टर पुनीत मैं आगे और डॉक्टर पुनीत पीछे और बाकी सारे पीछे इस तरह से था। तो डॉक्टर पुनीत को मैंने कैमरा पकड़ा दिया। मैंने कहा आप पूछना गुरुजी से। उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। कह रहे नहीं, मैं नहीं गौतम डर लगता है आप पूछना। तो हम दोनों एक-दूसरे के हाथ में ना कैमरा पकड़ाते रहे, संगत भी देखती रही है कि क्या लड़ रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तो नहीं, नहीं मैं नहीं, वो कहेगा नहीं, नहीं मैं नहीं, तो कैमरा ऐसे एक्सचेंज करते जाएँ। और जैसे ही गुरुजी के पास मैं खड़ा हुआ जाके, उन्होंने कैमरा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तो मैं नीचे बैठा माथा टेका गुरुजी को और गुरुजी को कहा गुरुजी थोड़ी एक फ़ोटो बनाई है। तो गुरुजी कहते क्या? हमने कहा गुरुजी थोड़ी एक फ़ोटो बनाई है। तो गुरुजी कहते अच्छा दिखा। तो मैंने अब हाथ ना चले, हाथ काँपने लग गए, पसीने-पसीने हो गए एकदम से गुरुजी के सामने बैठना उस औरा में कोई आम बात थोड़ी थी। तो मैं फटाफट क्लिक कर रहा हूँ, मैंने कहा यार शिट कहाँ चलेगी वो, पीछे लाइन लगी हुई है, वो आने के लिए आगे बेताब हो रहे थे। तो मैंने क्लिक किया, चलो वो निकल आई फ़ोटो और मैंने ऐसे ही कैमरा गुरुजी को पकड़ाया और गुरुजी को पकड़ाया तो गुरुजी ने हाथ में पकड़ा, ऐसे आगे होके देखा उसको और ना ऐसे करीब 8-10 सेकंड गुरुजी घूर के उसको देखते रहे, बहुत घूर के। ऐसे आँखें स्टिल करके ऐसे देखते रहे उसको। तो मैं नीचे बैठा हूँ हाथ जोड़ के गुरुजी के चरणों में और पीछे मैंने कहा ले भई ये तो लगता है गुस्से हो गए गुरुजी अब तो मेरी बारी आ गई और यहाँ तो गुरुजी बोलेंगे भी सबके सामने। गुरुजी ऐसे धीरे थोड़े बोलेंगे, वो मुझे पता था कि वो डाँटते इस तरह से हैं। तो मैंने कहा ले यार ये डॉक्टर पुनीत ने मुझे फँसा दिया यहाँ पे। और मैं बिल्कुल काँप रहा हूँ, पसीने-पसीने हो रखा हूँ। फिर उसके बाद गुरुजी ने ना 8-10 सेकंड देखने के बाद मेरी तरफ देखा ऐसे आँखों की तरफ ऐसे 3-4 सेकंड ऐसे स्टिल करके, मैं डर गया। फिर तो मैं बिल्कुल ही डर गया और फिर बिल्कुल रिलैक्स हुए गुरुजी और वो कैमरा मेरे हाथ में पकड़ाया। गुरुजी कहते वेरी गुड, वेरी गुड। हमने तो राहत की साँस ली उसमें जान में जान आई हमारी तो कि भई गुरुजी ने यस कर दिया, थैंक गॉड फिर तो आए, बाहर आए और फिर तो नाचे पूरे कि गुरुजी ने ये यस कर दिया। तो ये वो स्वरूप है, जो आप बद्दी मंदिर जिन्होंने देखा है, जो वहाँ हमने फ्रेम करवा के वो झूले में रखा हुआ है। ये गुरुजी को दिखाया हुआ है, अगर किसी के इस तरह से कोई डाउट भी हो तो वो गुरुजी ने देखा हुआ है, परमिट किया हुआ है, तब हमने वो बनाया फ्रेम करवा के फिर उसमें हमने लगा दिया। ऐसे ही जब मैं फिर एक बार फिर मुझे ये लगा कि मुझे अपने कज़िन्स को तो कम से कम लेना चाहिए साथ में क्योंकि ऐज वाइज़ देखा जाए तो बड़े लोग थोड़ा बाद में मानते हैं, तो शायद ये मान लें। तो मैंने कहा यार इनको तो समझाऊँगा, ये मेरी बात समझेंगे, तो मैं उनको लेके चल पड़ा एम्पायर स्टेट। जैसे हम जाते थे मैंने कहा तुम लोग भी चलो, तो वो भी चल पड़े। हम गुरुजी के पास गए और उम, एक जो मेरे अ, स जो मेरे कज़िन्स थे वो सारे ही थे लिस्ट थे ही हाँ, 4-5 थे वो सारे और हम गुरुजी को माथा टेका हमने। तो जब हम बैठता मैं डॉक्टर मीत वगैरह तो बैठे, मैंने कहा वो किधर गए? 3-4 थे वो किधर गए? पता नहीं चला, चलो हम गुरुजी में खो गए और जब लंगर प्रसाद हुआ, इजाज़त होगी, तो हम बाहर इजाज़त क्या होगी, हम बाहर हाथ धोने के लिए जैसे वो लोटा और बाल्टी रखी होती थी, तो उसमें अंकल ने हाथ धुलवाए और कहा कि चलो इजाज़त होगी। तो हमने कहा नहीं इजाज़त नहीं हुई है अभी गुरुजी ने नहीं बोला है। कह रहे नहीं आज यहीं से होगी। हाँ, आप लोग जाइए आज। तो हमने कहा कि नहीं, कह रहे नहीं अंकल हो गई है इजाज़त। डॉक्टर पुनीत ने उस दिन फरीदाबाद ही रुकना था अपने घर, हम आना था। तो हमने कहा यार ये इजाज़त हो गई है, ये तो मज़ा नहीं, एक-एक सेकंड का मज़ा लेना होता है वहाँ पे तो। तो चलो मन को तो लगा कि अंकल ने बोल दिया ठीक है भाई चलते हैं। तो मैं बाहर आ गया और बाहर आके हम गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठे और मेरे कज़िन्स बैठे। तो अभी 1-2 किलोमीटर ही गए थे, तो मैंने कहा हाँ भाई कैसा लगा फिर? तो उन्होंने कहा मेरे कज़न बोला कह रहा क्या कैसा लगा? मैंने कहा ये यहाँ गुरुजी के पास आए कैसा लगा? कह रहा क्या पता लगा? हमें क्या पता लगा वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मैंने क्यों? कह रहा यार हमने वहाँ माथा टेका उसके बाद तो हमें 2 मिनट के बाद ही सेवादार ने उठा दिया, बाहर चलो। मैंने कहा क्यों? कह रहा है कि आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो संगत को। वो 20-22 साल के थे तब। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तुमने ये सारा कुछ अंदर कुछ नहीं? कहते नहीं हमें नहीं कुछ नहीं पता लगा। अब इतनी दूर आए हुए हैं यार, पता भी कुछ नहीं लगा, क्या फ़ायदा हुआ आने का?
मुझे बड़ा धक्का लगा, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, और अंकल ने वहां से बोल दिया इजाजत होगी। मुझे बहुत चोट लगी इस बात की, मैंने कहा यार बड़ी मुश्किल से तो किसी को लाया जाता है मना मनू के, और ये उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। ये मैं अभी सोच ही रहा हूँ, मुझे डॉक्टर पुनीत का फोन आ गया जो वहीं थे उस टाइम। अरे गौतम कहाँ हो? मैंने कहा यार हम तो निकल गए, ऐसे ऐसे अंकल ने बोला कि इजाजत होगी, हम बाहर आ गए। कह रहे गुरुजी अभी बुला रहे हैं तुम्हें वापस, अभी मुझे कहा कि उनको फोन करके वापस बुलाओ। मैं वहां सोच रहा हूँ गाड़ी में बैठा हुआ कि ये क्या हो गया, और वहां पे गुरुजी ने तुरंत डॉक्टर पुनीत को बोला कि उनको बुलाओ, वापस बुलाओ। और जितनी देर में गाड़ी मुड़ती है सारे डॉक्टर पुनीत के 4-5 फोन आ गए कि गुरुजी पूछ रहे हैं जल्दी बुलाओ वापस बुलाओ। तो मैंने गाड़ी मुड़ी, मैं तो खुश हो गया भाई, फटाफट आए, हम वापस आए। और आके हमने जैसे ही अंदर गए, तब वहाँ सत्संग गुरुजी करवा रहे थे चैटर्जी अंकल का, जिनका लाइट ऑफ डिविनिटी में भी सत्संग है। वो खड़े हुए थे और वो अपना सत्संग कर रहे थे, और हम भी जाके शांत होके बैठे। करीब 1-1.5 घंटा सत्संग हुआ उनका। तब इन्होंने भी बड़े शांत होके सुना। और जब हम बाहर आए, तब मैंने इनसे पूछा कि अब कैसा लगेगा। अरे हाँ, अब पता लगा ना कि कहाँ आए हैं और गुरुजी कौन है। तो ये गुरुजी ने देखो मन में ही जो वहां पे इतनी सी भी बात है वो भी गुरुजी पूरा करते हैं कि संगत के भाव कैसे हैं, वो किस तरह से है। वो मजा आ गया फिर उस दिन कि चलो यार इन्होंने ये तो सुन लिया ना, इन्होंने तो मेरे से सुना हुआ था आज तक जो भी सुना था, आज उन्होंने यहाँ लाइव बैठ के साक्षात सुना है। तो मुझे बहुत तसल्ली हुई इस बात की। वो जुड़े ना जुड़े क्या हो, वो जाने और गुरुजी जाने। लेकिन मुझे तब बहुत तसल्ली हुई। फिर ऐसे ही मैं एक बार मेरा बर्थडे था, 16 ऑफ दिसंबर में होता है। तो मैं आया हुआ था, मैंने कहा मैं बड़े मंदिर जाऊंगा, नहीं सॉरी मैं तो अंपायर स्टेट जाऊंगा गुरु जी के दर्शन करने के लिए। जैसे हम जाते थे पंचकुला हम रुके, तभी मुझे मेरे कजन का फोन आ गया। वो शिपिंग कॉरपोरेशन में है बॉम्बे, तो वो चंडीगढ़ आया हुआ था, चंडीगढ़ में ही रहता है वो। तो उसका मुझे फोन आया कि बर्थडे विश किया, उसने कहा ये कहाँ हो। मैंने कहा यार पंचकुला हूँ। कह रहे कहाँ कहीं जा रहा है? मैंने कहा हाँ अंपायर स्टेट जा रहे हैं दिल्ली, गुरु जी के यहाँ। कह रहे यार जब फोन कर लो तेरे को, दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ये क्या है तूने बना रखा है, किस एज में किधर चल पड़ा है ये। तो मैं हंसने लग गया, मैंने कोई बात नहीं बच्चे, ये अपनी अपनी बात होती है। तू कह रहा फिर आजा घर आजा। मैंने कहा तू यहीं आजा, यहीं मिल लेते हैं, घर गुर नहीं आना, अब उधर जा रहे हैं हम। तो कह रहा है कि आजा थोड़ी देर के लिए आजा, 10 मिनट के बाद चले जाना। मैंने कहा तू 10 मिनट के लिए आजा। कह रहे अच्छा। तो कह रहे यार कभी कभी तो मिलना होता है, मैं आता हूँ इधर 6 महीने के लिए, फिर तू किधर होता है, कभी उधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, ये गुरुजी लगा रखा है तूने। तो मैंने कहा तू आ जा यार 10 मिनट के लिए, बातें छोड़। वो आ गया, उसने गाड़ी उठाई, पहुंच गया। वो पहुंचा, वैसे बातें ही कर रहे थे, तब तक हम आगे 4-5 लोग जैसे हम जाते थे, तो वो भी आ गया। तो डॉक्टर पुनीत ने कहा ये, मैंने कहा कजन है ये मेरा। कह रहे अच्छा ये भी जाएगा वहां पे? मैंने कहा नहीं ये कहाँ जाएगा। मैंने कहा यार चल तू भी हमारे साथ। कहा ना ना यार ये तुम लोग ही जाओ। तो मैंने कहा चल यार, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे घंटियां बजानी पड़ेगी, धूप दीप अगरबत्ती, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई प्रवचन नहीं है, कुछ नहीं है। मजे से चल, हम तो ऐसे ही जाते हैं, नाचते गाते जाते हैं, मजे से आते हैं, और अच्छा खाते भी हैं। और वहां का भी तेरे को जो एटमोसफेयर होगा अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि तू पता नहीं 60-70 साल का हो गया या हम लोग ऐसे हो गए हैं, तो एक बार चल तो सही। तो कह रहा है अच्छा नहीं नहीं मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे। मैंने कहा मैं उनको फोन कर दूंगा। मैंने उनको फोन कर दिया। तो कह रहे कि कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा दिल्ली जा रहे हैं, मेरे साथ जा रहा है। कह रहे यार दिल्ली अभी, ये तो वैसे ही गया था मिलने के लिए। मैं वैसे ही मेरे साथ ही जा रहा है, फिर ये कब आएंगे? मैंने कहा अगले दिन। उन्होंने भी यस कर दिया कि ठीक है ध्यान से जाना। हम वहां पहुंचे, चलो गाड़ी में तो जैसे गए, वहां गुरु जी के पास हम पहुंचे जाके। और सेट्टी के पास जैसे मैंने पहले बताया है, हम लोग पहुंचे, 6-7 लोग थे, उसमें ये भी था। तो तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरा कजन है। तो गुरुजी कहते ये भी डॉक्टर है? मैं कहा नहीं गुरुजी ये तो इंजीनियर है। अच्छा किथे? मैंने कहा गुरुजी बॉम्बे। बॉम्बे काले जाए है? मैंने कहा शिपिंग कारपोरेशन। अच्छा अच्छा, किथे रहता है ये? मैं कहा गुरुजी चंडीगढ़ केड़े सेक्टर? मैं 46। अच्छा वेरी गुड, बैजो। चलो हम बैठ गए। वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा है, बिल्कुल ही ऐसे डरा डरा सा खड़ा हुआ है, और कुछ नहीं बोल रहा, बस ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ। तो उसके बाद हम बैठ गए। चलो सारा कुछ वैसे ही हुआ जैसे, और के बाद इजाजत लेके हम वापिस आ गए। अब ये जो लड़का, ये जो कह रहा था कि किस एज में किधर चल पड़ा है, इसका 3-4 दिन के बाद मुझे फोन आता है कि इधर उधर की बातें करके सारी,
तो बाद में कहता है यार वो गुरुजी का लॉकेट मिलेगा? तो मैंने कहा अरे तेरे को लॉकेट चाहिए इस एज में, गुरुजी का वो भी? कह रहा है हाँ यार चाहिए था मुझे। तो मैंने कहा कुछ लगा पता? कह रहा है बस तू लॉकेट अरेंज कर दे कहीं से। तो चलो उसको लॉकेट मिल गया और एक फ्रेम भी मिल गया गुरुजी का स्वरूप वैसे मिल गया। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग आई 3-4 महीने के लिए साकेत में दिल्ली। वो बंदा उठ के वहां से वहां चला जाता था, अंपायर स्टेट चला जाता था खुद ही। उसकी शादी हुई, पहला कार्ड उसने कहा कि मैं गुरुजी को दे के आऊंगा, और वहीं से वो पहला कार्ड जो है गुरुजी को दे के आया जाके। जो ये कह रहा था कि इस एज में किधर चले हुए हैं। और उसके बाद वो बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ। खैर उसका एक सत्संग मैं और सुना देता हूँ। वो फिर ऐसा हुआ, शादी हुई, शादी के बाद 2-3 साल बंदा थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है, वो भी हो गया, संगत में इतना इन टच नहीं रहा वो। तो मुझे उसका एक दिन फोन आया, कहता और क्या हाल है, ये है वो, बात करके बोल रहा है कि यार देख हम ना गुरुजी को भूल जाते हैं लेकिन गुरुजी हमें याद रखते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रहा है मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, काम पे ही था, शिप पे ही था, ऊपर से ना एक मशीन गिरी और मेरा हाथ ऐसे टेबल पे पड़ा हुआ था, और वो मेरा हाथ कट जाना था और मुझे भी कुछ भी हो सकता था, वो मशीन मेरे ऊपर भी गिर सकती थी। किसी फोर्स ने ना वो मेरा हाथ पीछे को खींचा एकदम से, और वो मशीन आके सामने गिरी और मैं बच गया। कह रहा मैं इतना डर गया कि मैं इतनी दूर बैठा हुआ हूँ परिवार से, आज कुछ हो जाता तो क्या होता। कहता मैं रोने लग गया और मैं फटाफट अपने केबिन में आया। केबिन में आके मैंने डायरी निकाली, अपने घर की फोटोग्राफ्स ये वो सब कुछ देखने लग गया, और जैसे ही मैंने अगला पन्ना पलटा, उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस आई, इतनी फ्रेग्रेंस आई, उसमें गुरुजी का छोटा स्वरूप रखा हुआ था। कह रहा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तब मुझे ध्यान आया कि ये मेरी बाजू किसने खींची है। कह रहा है यार हम देखो 2-3 साल से मैं भूल के बैठा हुआ था, मैं गुरुजी से माफी मांगता हूँ। ये देखो वो लोग हैं जो लोग पहले क्या कह रहे थे, फिर वो जुड़ गया अच्छे से, आगे आगे चलता रहा, फैमिली भी जुड़ी हुई है, सब कुछ अब तो है ही है। खैर उम्र बढ़ती है तो सब कुछ समझ भी आने लग जाता है। यंग एज में थोड़ा सा कई बार कम आता है और किसी किसी को आ भी जाता है। तो ये इस तरह की जर्नी हमारी आगे से आगे चलती रही। फिर एक बार मैं और जैसे गुरुजी, ये जरूरी नहीं है कि गुरुजी हर एक जगह उसी रूम में आए, किसी भी रूम में आते हैं, कोई संगत के थ्रू हमें ब्लेस कर जाते हैं, हमारे जवाब दे जाते हैं। तो मैं और डॉक्टर इशपाल एक बार गए हुए थे, हम बड़े मंदिर गए हुए थे, फंक्शन था, और हम बस में ना यही स्पिरिचुअल बातें करते जा रहे थे सारी, लाइफ क्या होती है, कैसे है, किस तरह से होते हैं, ये सारी बातें करते हम जा रहे थे। और जहाँ पीछे कुटिया है, उसके साथ ही जो झरना है वो सारा है वो, तो उसकी उस तरफ हम बैठे हुए थे, लॉन में बैठे हुए थे, और हम यही सारी बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा तब तक हमने कुटिया नहीं देखी हुई थी। ये मुझे लगता है 6-7 महीने की ही बात रही होगी स्टार्टिंग में जाने के, जैसे हम गुरुजी के पास जाना शुरू हुए थे 6-7 महीने के बाद ही। तो मैंने कहा यार इधर क्या है, ये मुझे ना ऐसे लगा जैसे किसी का सिर दिख रहा है ऊपर से। मैंने कहा ये यार वहाँ यहाँ कोई है, कह रहे कि नहीं उधर तो कुछ नहीं देखा कभी। मैंने कहा चलो जाके देखते हैं। तो आंटी थी वहाँ पे, गौरी आंटी, सिंगला अंकल की वाइफ, वो वहां पे बैठे हुए थे, बैठे क्या, वो पोचा लगा रहे थे, वो लगाते। हमने कहा ये क्या है आंटी? कह रहे ये तो बेटा कुटिया है। तो मैंने कुटिया यहाँ, कह रहे गुरुजी आते हैं यहाँ पे तब करते हैं, गुरुजी को बहुत ये स्थान पसंद है। तो मैंने कहा हम जा सकते हैं अंदर? आंटी कहते कि नहीं चलो जाओ फटाफट। तो हम फटाफट अंदर गए दोनों, और इधर उधर देखा, ये मैंने हल्की सी मिट्टी भी उठा ली वहाँ की, और माथा टेका और सारा बाहर आ गए। तो आंटी को बोला कि गुरुजी यहाँ आते हैं? कह रहे हाँ यहाँ तब करते हैं। आंटी खड़े हो गए, आंटी खड़े हो गए, जो बोलने लगे वही सारी बातें जो हम बस में डिस्कस कर रहे थे, जो वहां उधर लॉन में बैठे डिस्कस कर रहे थे, वो सारी की सारी आंटी ने वो जवाब दिए। और 5 मिनट आंटी बोले पोछा छोड़ के, तो हम तो खड़े ही रह गए। मैं मतलब एक गर्दन भी नहीं घूमी हमारी कि एक दूसरे को देख पाए, हल्का सा देखे इशारे से कि ये क्या हो रहा है, ये तो हम सारा कुछ ही डिस्कस करते आए हैं। और 5 मिनट के बाद आंटी शांत, बिल्कुल शांत हो गए। तो हमने कहा आंटी आपको पता है ये सारी हम डिस्कस करते आ रहे थे बातें? आंटी पोछा लगाने लग गए। हाँ मेरे बेटे ऐसे ही होता है। तो ये जो हम बातें डिस्कस करते आ रहे थे वहां पे वो सारे जवाब मिल गए। हम कहीं पे भी किसी की किसी के साथ जो भी बात करें, देखो गुरुजी तो उसके बाद साथ ही हो लेते हैं, डिवाइन लाइट है गुरुजी। वो तो बाद में धीरे धीरे सारी चीजें समझ आने लगती है। नई नई जो संगत होती है उनके लिए तो चमत्कार ही सबसे पहली सीढ़ी होती है। हम भी जैसे गुरुजी के पास जुड़े हैं तो वो
कहीं न कहीं फँसे हुए थे थोड़ा बहुत, तो ये चाहते ही हैं कि ये काम हो जाए। लेकिन धीरे-धीरे ही गुरुजी सारा कुछ बताते हैं। लेकिन चमत्कार जो है वो फाइनल नहीं है, वही सारा कुछ नहीं है। ये भी हमें धीरे-धीरे ही समझ आता है गुरुजी के साथ सत्संग कर के, सुन-सुन के, और गुरुजी किसी न किसी तरीके हमारे तक वो चीज़ें पहुँचाते रहते हैं। वो ज़रिया कोई-सा भी हो सकता है। तो वो धीरे-धीरे गुरुजी एलिवेट करते हैं, तब समझ में आता है कि चमत्कार जो है वो पहली सीढ़ी है। अगर चमत्कार नहीं करेंगे तो शायद कोई मानेगा भी नहीं। उसके बाद तो लाइफ कुछ और हो जाती है, क्योंकि गुरुजी तो भगवानों के भगवान हैं। देखो, चमत्कार करने के लिए गुरुजी गुरु भी हैं और गोविंद भी हैं। भगवान भी है और गुरु भी है, तो सब जानते ही हैं। तो चमत्कार जो करते हैं तब गुरुजी भगवान होते हैं। लेकिन जब समझाते हैं तब वो गुरु को वो समझा सकते हैं। एक अच्छी सिर्फ चमत्कार ही करता रहे, इसी इसके लिए तो गुरु जो है वो कई तरीके से समझाते हैं। तो चमत्कार तक ही हम रुक जाते हैं, क्योंकि जब समझने की बारी आती है वहाँ हम चालाकियाँ कर जाते हैं। जब वो चीज़ें हमें गुरुजी हम तक पहुँचाते हैं तो दिमाग ऐसा हो जाता है कि यार ये तो बाद में भी हो जाएगा। ये सबके साथ करीब-करीब होता ही होगा ये, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा-सा टफ हो जाता है। चमत्कार जो है वो आसान है। जाओ मंदिर में थोड़ी-सी बटरिंग करो, ये करो, वो करो, खुश करने के लिए ये कर दो, वो कर दो, तो वो भी दे ही देते हैं कि चल यार जैसे-तैसे करके पहुँच तो रहा है, आ तो रहा है यहाँ पे। वो भी खुश करते चले जाते हैं। लेकिन वो फाइनल नहीं है, वो बिल्कुल भी फाइनल नहीं है। उससे आगे बहुत कुछ है। फिर 1 साल हो गया था हमें गुरुजी के पास जाते हुए। एक बार हम कैंटीन में बैठे हुए, डॉक्टर पुनीत भी कई बार ये सत्संग कर चुके हैं। हम भी ख़ैर बाकी कई जगह कर चुके हैं ये, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं सुना हो। तो कैंटीन में हम बैठे हुए हैं और डॉक्टर इशपाल सीनियर डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि गौतम यार, कोई ऐसी जगह देख यहाँ पे जहाँ पे हम बैठ के थोड़ा-सा ध्यान लगा सकें और भगवान की बात कर सकें। ये क्या हम यार इसकी उसकी करने लग जाते हैं यहाँ बैठ के, वो टाइम भी वेस्ट हो जाता है लंच का। कोई ऐसी जगह देख ले। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेता हूँ। मैंने कहा फिर हम गुरुजी का छोटा-सा स्वरूप रख लेंगे एक सामने। कह रहे हाँ, रख लो, भगवान की बातें करेंगे बैठ के। तो मैं सारे कैंपस में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सारी करवा रखी थी वो पूरे कैंपस की। तो मैंने ध्यान लगाया पूरा, कहीं पे कुछ नहीं नज़र आया मुझे कि ऐसा हो जो आइसोलेटेड हो, अलग से हो, तो डिस्टर्बेंस ना हो ऐसी कोई भी। कह रहे कोई ध्यान आया? कि मैंने कहा नहीं। कह रहे चल छोड़ यार, मेरे वाला केबिन ले ले, जिसमें वो बैठते हैं, एचओडी थे वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हमने वो केबिन को नापना, ये वो सारा शुरू कर दिया, कारपेट, कर्टन 2-4 दिन के अंदर-अंदर तो हमने सारा सेट कर दिया मामला वहाँ पे। कि कर्टन भी, कारपेट भी, और फिर हमने सेलेक्ट किया गुरुजी का स्वरूप कि यहाँ पे कौन-सा लगेगा। स्वरूप सेलेक्ट करने के लिए मैं और डॉक्टर पुनीत बैठे और उसमें से चलो ये जो आप देख रहे हो मेन, ये देखा हमने, ये कर लेते हैं। ये हमने स्वरूप लिया और फ़ोटोग्राफ़र के पास गए और उसको जाके हमने बोला कि ऐसे इसको इतने बाय इतने का फ्रेम करना है। तो उसने कहा कि इतने पैसे लगेंगे। हमने कहा ये तो ज़्यादा है अंकल। वो कह रहे करवाना करवाओ, नहीं तो यार कोई और दुकान देखो। तो हमने कहा छोड़ यार, ये रूड है अंकल बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, करवा दो यही। तो उसने कह दिया अगले हफ्ते लेके जाना। तो हमने कहा ठीक है। उसको एनलार्ज करना था पहले, एनलार्ज करना था और फिर फ्रेम करना था। ये सारी बातें हो ही रही थी, हम उनको दे के आ गए और फिर ध्यान में आया कि यार हमने पूछा नहीं किसी से। ये 2006 की बात कर रहा हूँ मैं, मई 2006 की। तो हमने कहा कि हमने तो यार पूछा किसी से नहीं है, हम ये मंदिर भी बना रहे हैं गुरुजी का, कोई गलत तो नहीं कर रहे हम? तो हमने दीपेंद्र अंकल को फ़ोन किया, जनरल दीपेंद्र अंकल पंचकूला में। उनको फ़ोन किया कि अंकल ऐसे-ऐसे करके हमने ना मंदिर बनाया है ऐसे करके। तो कह रहे नो, दिस इज़ रॉन्ग। आपने गुरुजी से पूछा है? हमने कहा नहीं, पूछा तो नहीं है। कह रहे नहीं-नहीं, पूछ के आओ पहले, ऐसे नहीं बना सकते आप, गुरुजी की आज्ञा लो पहले। जिस जिस वे में उन्होंने बोला उससे हम डर गए। हमने कहा ले भई, हमने कुछ और ही काम कर दिया, ये अब ये तो वहाँ जाके फिर डाँट पड़ेगी लगता है। तो हमने वो अंकल को फ़ोन किया पहले, फ़ोटोग्राफ़र को, कि भाई फ्रेम तो नहीं किया? कह रहे नहीं-नहीं किया नहीं है अभी। तो हमने कहा करना भी मत अभी। रोल उठाया, अगले दिन हम एम्पायर स्टेट पहुँच गए, संगत का डे था। तो हम अगले दिन वहाँ पहुँच गए और रोल किया हुआ है, वो स्वरूप गुरुजी का रोल किया हुआ है। बात फिर वही कि पूछेगा कौन? हम रोल करके ऐसे ही लाइन में आगे बढ़ रहे हैं इजाज़त के टाइम पे, और गुरुजी के पास जैसे ही पहुँचे तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक ना मंदिर बनाया है कॉलेज। गुरुजी कहते हैं?
मंदिर? हमने कहा हाँ जी। तो ये ना हम गुरुजी आपका ये स्वरूप लेके आए हैं, आप ब्लेस कर दोगे? तो गुरुजी कहते हाँ, इन्होंने मेरा मंदिर बनाता उत्थे डेंटल कॉलेज, गया थी मैं 2005 11 अप्रैल। तो खुश हो गए गुरुजी। तो हम तो फटाफट अपने काम में लगे, हमें क्या पता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। हमने तो एक तरफ से डॉक्टर पुनीत ने पकड़ा, मैंने पकड़ा, डॉक्टर सुजीत ने पकड़ा और गुरुजी के चरणों में हम बैठे हुए हैं। कहाँ से हाथ किया, वो पेन उनके हाथ में है कि वो उस तरह का स्केच पेन था वो शायद वो। तो वो गुरुजी ने ऐसे ही किया और हाथ में आ गया और गुरुजी ने उस पे लिख दिया ब्लेसिंग्स ऑलवेज हैप्पी लाइफ बद्री कॉलेज गुरुजी, ये लिख दिया। और फिर गुरुजी सारी संगत को फिर बताने लगे वही जो बताते ही थे। इन्होंने मेरा मंदिर बनाता डेंटल कॉलेज, ये सारा कुछ बताने लगे। हम तो नाचे और सब लोग फिर पूछने लगे कि नहीं नहीं संगत कई बार उसमें ऐड होती थी, पिछली बार कुछ और फिर और, कि कहाँ है बद्दी, कहाँ पे है, कैसे हुआ था, गुरुजी गए थे, ये सारा कुछ हम बताने लगे उनको। फिर हम आगे चौड़े हो गए, फिर तो हमारे पैर जमीन पे ना लगे कि गुरुजी से परमिशन मिल गई है अब। तो फिर हम आए और गुरुजी खुश भी थे उससे। हालांकि देखो अगर अब हम समझते हैं कि वो तो गुरुजी ही करवा रहे थे, करवाना ही गुरुजी ने था। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमने कुछ किया है, हमने ये सोचा है कि ये जगह, ये मंदिर, ये स्वरूप, ये सारा कुछ हमने सोचा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो प्लानिंग गुरुजी की थी सारी। हम आए और हमने मंदिर वो बना दिया। 20 मई 2006 को हमने वो मंदिर बना के प्रसाद बांट दिया। और फिर ये कारवां जो है वहां से आगे शुरू हो गया। फिर हम पहले तो 8-10 लोग ही होते थे, फिर धीरे धीरे करते करते हम बढ़ते चले गए और संगत होती चली गई। और फिर हर एक बार जब भी हमने जाना आगे तो गाड़ियां भी बढ़ती चली गई। वो पहले 2-4 होते थे और कैंपस में ऐसे आने लग गए सारे गुरुजी के पास। और ये हमें पता चला 2009 में जाके, जब हमने सत्संग, एनुअल सत्संग वहाँ पे किया 2009 में। तब वहाँ रघुवीर अंकल थे शायद, पता नहीं, हाँ शायद वो थे, कोई और थे क्या था। तो उन्होंने आके कहा था कि, उनको बुलाया था तो उन्होंने कहा कि जब गुरुजी यहाँ आए थे तो मैंने उनको फ़ोन किया था। मैंने उनको फ़ोन किया था और कि गुरुजी आप इतनी नज़दीक आए हो तो मुझे भी बुला लेते। शाम को फ़ोन किया था। तो गुरुजी कहते, "ਅੱਜ मैं ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ दिन वो बहुत बड़ा पेड़ बनूँगा ਤੇ लोग ਉੱਥੋਂ मेरी कृपा लेके जाया करेंगे।" कि मैंने एक वहाँ पे आज पौधा लगाया है जो एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और लोग वहाँ से मेरी कृपा लेके जाया करेंगे। ये हमें पता लगा 2009 में। और हम अगर ये सोचे कि हम वहाँ बैठे कैंटीन में सोच रहे थे कि एक कमरा बना लें, ये कर लें, वो कर लें, सब गुरुजी करवा रहे थे। गुरुजी बैठे वहाँ थे, करवा यहाँ पे सारा कुछ। गुरुजी तो भगवान है, हर एक जगह कण-कण में है वो तो, हर एक जगह है। हम सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सब जगह गुरुजी हैं। तो अब ये सारी चीज़ें बाद में समझ आने लगी। तो इस तरह से वो फिर मंदिर बना और वहाँ पे जो है सत्संग शुरू हो गए, जो आप देखते होंगे, जो लोग भी देखते हैं वो। और फिर आई बात 25 मई 2007 की। 2007 में 25 मई को, उससे पहले 20 मई को मुझे फ़ोन आया किसी का, वहीं से पास आउट है वो, बीडीएस। और उनका मुझे फ़ोन आया कि 25 मई को मेरा बर्थडे होता है और गुरुजी के पास जाना है। तो मैंने कहा यार हम तो अभी जाके आए हैं, अभी तो जाके आए हैं, अब अगले महीने चलेंगे। तो वो कह रही है कि नहीं, मैंने तो 25 मई को गुरुजी के पास जाना है। तो मैंने कहा चलो देखता हूँ, मैं पूछता हूँ, अगर लोग तैयार हो गए तो फिर चलेंगे। तो कहती है कि नहीं आप देखो जैसे-तैसे करके बनाना है प्रोग्राम। तो मैंने पूछना शुरू कर दिया 2-4 लोगों से कि यार ऐसे-ऐसे करके है, चलना है। तो हम 5-6 लोग तैयार भी हो गए और मैंने 24 रात को उसको नहीं 25 को मैंने 24 रात को उसको मैंने फ़ोन किया। तो मैंने कहा कि हम तैयार हो गए हैं और सुबह तेरे को फिर वहाँ से ले लेंगे पंचकुला से। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन आप लोग जाए आना। मैंने कहा क्यों? कह रही नहीं मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा यार ये क्या बात होती है? तूने ही तो प्रोग्राम बनवाया है, तू ही मना कर रही है। तेरे लिए मैंने इन लोगों से भी पूछा है, सब कुछ किया है। अब सब कुछ तैयार, सब लोग तैयार भी हैं, तूने मना कर दिया। कह रही सुन तो लो मेरी बात। मैंने क्या हुआ? कह रही आज सुबह ही 4 बजे गुरुजी ड्रीम में आए और मुझे कहते तेनू मेरे को आने की कोई लोड़ नहीं है। कम आफ्टर 45 या 46 डेज़ कुछ ऐसा बोल रहा है और तेनू घर बैठे-बैठे ब्लेस करूँगा, मेरी लोड़ नहीं है।
और कह रही है मैं बताओ जाऊँ कि ना जाऊँ? मैं भी असमंजस में फँस गया। मैंने कहा हाँ यार, ये तो गुरुजी ने मना कर दिया है, लेकिन हम तो प्रोग्राम बना चुके हैं। तो मैंने कहा चल यार, अब प्रोग्राम बन गया, हम चलेंगे अब तो। कोई बात नहीं, अब गुरुजी का हुक्म है, तू तो यहीं पे रह। तो वो जो 45-46 डे जो बन रहा था ना, 6 डे बन रहा था, वो 7 जुलाई बन रहा था। तो हम तो उन्होंने कहा प्रोग्राम बन गया, हम अगले दिन निकल गए। 25 मई 2007 को गुरुजी के पास पहुँचे और गुरुजी से बात हुई अ, इजाज़त के टाइम पे। ख़ैर गुरुजी से वो मेरी पर्सनल बात हुई, जो भी हुई है। गुरुजी ने वो मुझे कुछ बोला, वो शेयर तो नहीं कर सकता मैं। वो सारा कुछ बोल के तो गुरुजी ने कहा चलो 7 जुलाई को आया हूँ। तो हम तो आ गए 25 मई को, ये सारी बात करके जो भी वो बहुत अहम बात थी, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, तो जो गुरुजी ने की थी मेरे साथ, वो पर्सनल है थोड़ी। तो शांति हुई कि गुरुजी ने ये बात की। हम आ गए 31 मई को सुबह फ़ोन आया डॉक्टर पुनीत का कि ना मुझे फ़ोन आया यार डॉक्टर कि गुरुजी की तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा तबीयत, मैंने कहा ये तो फिर आम बात है, गुरुजी तो यार किसी न किसी के कष्ट अपने ऊपर लेते ही रहते हैं, वो तो हमने इतनी बार तो देखा सुना है। तो ये भी होगा, हमने बात को थोड़ा-सा लाइट लिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा फ़ोन आया कि नहीं उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है आज, तो हमें भी चलना चाहिए। मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। तो लेकिन ये मन में कुछ भी नहीं था इस तरह का कि कुछ हुआ होगा या ऐसी भी कुछ बात हो सकती है। हम भी यहाँ से 5-6 लोग बाला से चल पड़े, हम यहाँ से चल पड़े और रास्ते में हम धीरे-धीरे जैसे एक और दूसरा फ़ोन कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस तरह से फ़ोन आने लग गए। हम चले गए, हमने महामृत्युंजय का जो सीडी थी वो लगा रखी उसमें। लेकिन हम ये जो गाड़ी में डिस्कस करते जा रहे थे वो ये था कि यार आज ना कोई गुरुजी चमत्कार करेंगे बहुत बड़ा और उसके हम साक्षी बनेंगे, साक्षात देखेंगे क्योंकि साईं बाबा भी शरीर छोड़ के चले गए थे, 3 दिन के बाद वापस आए थे। तो हम इस चीज़ से खुश थे कि गुरुजी जाएँगे थोड़े, अभी तो बिल्कुल यंग एज है गुरुजी की, ऐसे थोड़े होगा। तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे और कई बार हमने सत्संग बहुत सुने थे कि गुरुजी शरीर छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, ब्लेस करने के लिए सारा कुछ करते ही रहते हैं, लोगों की बीमारियाँ अपने ऊपर ले लेते हैं, वॉमिट करते हैं ब्लड की, बहुत कुछ ऐसा करते ही हैं। तो ये भी कुछ आज कुछ ऐसा गुरुजी करेंगे। लेकिन जब हम पहुँचे 3-1 बजे के आस-पास पहुँचे, आधा घंटा पहले डॉक्टर पुनीत पहुँच गए बड़े मंदिर, तो वहाँ गुरुजी का शरीर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने देखा और वो तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार वो तो गुरुजी ने ना शरीर छोड़ दिया है। हमने कहा शरीर छोड़ दिया है? कह रहे हाँ, मैंने कहा नहीं ऐसे ही कह रहे होंगे। कह रहे नहीं मैं बड़े मंदिर से बात कर रहा हूँ। हम पहुँच गए, आप जल्दी पहुँचो। हम भी पहुँचे और हमने जाके देखा और गुरुजी का शरीर जो आप वो फ़ोटोग्राफ देखते हो फ्रीज़र में वो रखा हुआ है, बॉडी को इस तरह से था वो। हमने माथा टेका अंदर संगत है, सतनाम श्री वाहेगुरु, जिदे अंग संग प्रभु है, उन फेर किस दा डर है, मुक जांदे ने जिस्म दा पर आत्मा अमर है। ये वाला वहाँ जगजीत सिंह का लगा हुआ था। ये चल रहा था और संगत आ रही थी, रो रही थी। हम भी बहुत रोए। अंदर हॉल में ही बैठे हुए थे हम। वहीं बहुत रो रहे थे गुरुजी को देख-देख के, ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? लेकिन मन में ये अंदर पूरी ये था कि गुरुजी ना उठेंगे, ज़रूर उठेंगे, गुरुजी कुछ कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। करते-करते रात हो गई, रात को 10 11-12 बजे हम निकल आए, वहीं साथ ही हमने रुके थे कहीं पे, अगले दिन क्रेमेशन था और अगले दिन गए तो अ, रात को ही खैर वो जो यहाँ समाधि मंदिर है, वो उसकी खुदाई शुरू हो गई थी। वो सारा वो उन्होंने प्लान किया था क्या कर रहे हैं, वो खुदाई होने लगी, उसकी जो भी है ब्रिक वर्क होने लग गया। वो सारा कुछ हम और डरने लग गए कि यार ये तो काम आगे बढ़ने लग गया, ये क्या हो रहा है? मन में डर भी होने लग गया एक तरह से। तो अगले दिन हम आए, अगले दिन फिर वही सारे काम हैं, साजो-सामान वैसे ही तैयार हो रहा है और एक साइड पे अंकल बैठे थे, पुरानी संगत है बहुत, वो एम्पायर स्टेट में भी काफ़ी सेवादार थे वो। वो बैठे हुए थे, सिर पे हाथ रख के बैठे हुए थे। 10-1 बजे का टाइम था, 11 बजे का टाइम शायद क्रीमेशन का रखा हुआ था और हमने कहा यार हमें कुछ करना चाहिए, ये तो टाइम नज़दीक आता जा रहा है। मैं और डॉक्टर प्रीत उठे और जाके हम उनके पास अंकल के पास बैठ गए और कहा अंकल ये आप रोक नहीं सकते इसको क्रीमेशन को? कह रहे हैं कि नहीं। हमने कहा साईं बाबा भी तो 3 दिन के बाद आए थे, आप वेट तो कर लो थोड़ा-सा। तो कह रहे हैं चुप करके उत्थे बैठ जाओ जाके। मतलब उन्होंने डाँट दिया। तो वो भी ऐसे परेशान थे, तो हम भी आ गए। हमने कहा अब क्या करें यार? फिर हम पीछे गए, पीछे की तरफ जहाँ लंगर प्रसाद होता है, हम उधर गए गुरुजी के रूम से, उधर के जो सीढ़ियाँ उतरती हैं,
वहाँ बैठे वो हवन सामग्री वगैरह जो है वो बना रहे थे, सेवादार वो सारा कुछ कर रहे थे। हम उनके पास गए, हमने कहा अंकल ऐसे करके गुरुजी को रोक लो, आप अभी मत करो ना। तो कह रहे हैं कि नहीं बेटा अभी नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा लेकिन हमने किया भी तो कुछ नहीं है, हो तो कुछ नहीं सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकते हैं, हमने तो वो भी नहीं की। तो कह रहे क्या चाहते हो? तो मैंने कहा हम ये कम से कम हम प्रे तो करें सारे इकट्ठे होके, गुरुजी को बुलाएँ कि नहीं गुरुजी ऐसा मत करना, ऐसा कभी मत करना, ये हमने कहा है। तो वो थोड़ा-सा ना सीरियस हुए इस बात को लेके, तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करें? ऐसा करते हैं कि ना 5 मिनट के लिए मौन कर लेते हैं और गुरुजी को ना कलेक्टिव प्रेयर्स करते हैं। सारे कि गुरुजी ऐसा मत करना, ऐसा कभी मत करना। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 5 मिनट के लिए मौन करेंगे और सारे बैठेंगे और गुरुजी को कलेक्टिव प्रेयर्स करेंगे कि गुरुजी ऐसा नहीं करना या जैसे भी जो चाहता है। और 5 मिनट का मौन हुआ, सबने शांत हो के वैसे ही प्रे किया, लेकिन वो टाइम भी निकल गया। फिर तो हम डर ही गए कि ये तो अभी कुछ नहीं हुआ। फिर गुरुजी की बॉडी को उठाने का टाइम आ गया, वो भी उठा लिया, जैसे होता ही है, रिचुअल्स होते हैं, वो सारा कुछ होता ही है। वैसे ही उठा लिया, फिर तो और दिल धड़कने लग गया। बाहर जाओ तो हमने वो वर्ड बोलते हुए भी कई बार ऐसा होता है, चिता वहाँ पे सजाई हुई थी, उस तरह से सारा कुछ किया था, लकड़ियाँ लगा दी, वो सारा कुछ हम तो देख के डरने लग गए, ये सब क्या हो रहा है? अभी 5-6 दिन पहले तो हम आके गए हैं, बात करके गए हैं। तो वो उनको उठा के भी ले आए और उठा के ऊपर भी रख दिया, वैसे कर दिया सारा कुछ। अग्नि जब तक नहीं दी गई थी, तब तक भी ये उम्मीद थी कि गुरुजी उठेंगे और ये सारा कुछ दोबारा वैसे ही होगा। गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब अग्नि दे दी और वो सब सिस्टम उस तरह से चल पड़ा, उसके बाद जो हम फूट-फूट के रोए हैं, फिर तो ऐसे हो गया कि हम ही खत्म हो गए हैं। अब हम भी क्या करें? हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ जीने का, अब गुरुजी चले गए, हम मतलब ही नहीं है। यार ये क्या हो गया? हमें तो समझ ही नहीं आया। पागलों जैसे हो गए, बिल्कुल आँखें भी ऐसी हो गई, रो-रो के चीखें मार-मार के बुरा हाल हो गया कि ये क्या हो गया? अब रोक भी नहीं सकते हम, क्या करें? ये तो हो गया। करते-करते तो वो अग्नि ने अपना काम कर दिया। ये हम सारा कुछ कर ही रहे हैं, उदास सारे खड़े हुए हैं। तभी लोगों ने क्लिक करना शुरू कर दिया, डिजिटल कैमराज़ थे, तो क्लिक करना शुरू किया। गुरुजी के हेड पे पीछे ना वहाँ पे एक बड़ा ही प्रोमिनेंट ओम बन गया। उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, वो बन गया और संगत उस तरफ भागने लगी, कि ये देखो ओम बन गया, गुरुजी के हेड पे इतना प्रोमिनेंट ओम है वो बहुत ज़्यादा। तो हम भी उधर देखा, हमने भी जाके देखा, चलो ये तो थोड़ी-सी तसल्ली हुई, लेकिन मन से कहाँ जाएगी ये बात, कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है। मैं बड़े उदास मन के साथ वापिस आ रहे हैं कि यार क्या करेंगे? कुछ दिन तो हमें होश ही नहीं रहा। बल्कि हमारे जो हमारे ऑफ़िसर्स थे, जो भी थे, उन्होंने भी कहा कि यार ये ऐसे थोड़े चलेगा, तुम लोग तो ऐसे वैरागी से हो गए हो, ऐसे थोड़े मेरे मेरा तो मन ही नहीं लगा बिल्कुल भी, कि अब कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे? ना काम में मन लगे, किसको क्या कहें? और करीब ये 2008 तक ऐसा चलता रहा जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हम तक पहुँची है, गुरुजी ने उसमें कोई चमत्कार नहीं किया, शायद वो संगत को पता नहीं चेक कर रहे थे या क्या कर रहे थे, शांत रहे गुरुजी। कि कौन मेरे शरीर से प्यार करता था या कौन मुझे किस तरह से लेता था। वो शायद चेक ही होगा। 2008-9 तक ऐसे चलता रहा ये। फिर 2009 में गुरुजी ने दर्शन देने शुरू किए, झूले पे जो आप दर्शन देखते हो। ख़ैर ये तो हुआ ही था लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे गुरुजी ने ड्रीम में आना शुरू कर दिया और ड्रीम में आके बताना शुरू कर दिया कि मैं हूँ, यहीं पे हूँ, फ्रेग्रेंस आ जानी। ये तो बहुत बहुत ही ज़्यादा कर दिया फिर गुरुजी ने और सँभालना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे करते-करते हम फिर से ट्रैक पे आ गए। टाइम लगा, लेकिन ट्रैक पे आ गए और आके फिर चीज़ें समझ आने लगी। अब जो चीज़ें पहले चमत्कार हुआ करती थी, वो सब कुछ है, फिर गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें हमारे सामने लानी शुरू कर दी कि मैं चमत्कारों से ऊपर हूँ, मैं सिर्फ़ चमत्कार नहीं हूँ। धीरे-धीरे संगत आगे बढ़ी तो 2-4 साल के बाद हमें ये भी पता लगा 5 साल के बाद करीब कि गुरुजी ने किसी-किसी को परमहंस जी की बुक पढ़ने के लिए कहा था, जो बिल्कुल ही स्पिरिचुअल बुक है। बिल्कुल स्पिरिचुअल बुक है, उसमें तो शरीर छोड़ने के बाद का सारा कुछ पता है कि कैसे रूह ट्रैवल करती है, कहाँ तक पहुँचती है, क्या-क्या होता है, तब जाके उस डिविनिटी के दर्शन होते हैं, वो भी लाइट के दर्शन होते हैं। हमने तो गुरुजी को मतलब गुरुजी तो सामने उस तरह से है, शरीर है, वो सब कुछ है, तब भी उस रूह को जो एलिवेट होके पहुँचती है, उसको उस डिविनिटी के दर्शन होते हैं। ये चीज़ें फिर धीरे-धीरे समझ आने लगी और गुरुजी ने वो चीज़ें हमारे सामने रखनी शुरू कर दी। फिर 2009 में अब देखो गुरुजी तो शरीर छोड़ चुके थे। 2009 में अ, मेरे फ़ादर की तबीयत ख़राब हुई बहुत ज़्यादा
और उन्होंने कहा कि मेरे ऐसे ना बड़ा दर्द हो रहा है पेट में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे होगा। हमने पेन किलर दे दिया। सैटरडे था, तो संडे तक वो शाम तक ठीक रहे। संडे रात को फिर होने लग गया। तो हमने उनको एक पेन किलर और दे दी, लेकिन उससे बात नहीं बनी। और मैंने कहा यार इनको दिखाना पड़ेगा। अगले दिन हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उनका अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर्स ने कहा अरे इनको अभी इमीडिएट पीजीआई ले जाओ। ये 1 डेढ़ घंटे के अंदर अंदर इनका अगर ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये बचेंगे नहीं। इनका अल्सर जो है वो रप्चर हो चुका है अंदर, वो फैल चुका है सारा। तो मैं तो फटाफट गाड़ी उठाई और भाग गए लेके उनको। और वहाँ चलो गुरु जी की कृपा से 1 डेढ़ घंटे में सारा कुछ हो भी गया। उनका जितना भी वो जहर था वो बाहर निकाला, वो सारा कुछ। वो 3 दिन आईसीयू में रहे। आईसीयू में जब वो बैठे हुए थे, अंदर थे वो और मैं बाहर बैठा हुआ था, तो होली का दिन था। उनके पाइप्स वगैरह वो सारी लगी हुई थी और मैं बाहर बैठा था। होली के दिन ना एक टोली होली खेलती खेलती मेरे तक आई हॉस्पिटल में, 32 चंडीगढ़ के। तो वहाँ वो टोली मेरे पास खेलती खेलती आई। मैंने कहा यार हॉस्पिटल में ये खेल रहे हैं होली। और वो जैसे मेरे पास आई तो मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई रोजेस की। और वो वहां से आगे निकल गई, उससे आगे नहीं गई, वहां से पीछे चले गए। वो पीछे चले गए और ऐसे खेल रहे थे जैसे गलियों में खेलते हैं कोई। ऐसे खेलते हुए हॉस्पिटल में आए हैं, आईसीयू के बाहर। तो वो वैसे ही रंग उछाल रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं वो। और वहां आए, फ्रेग्रेंस आई। मैंने कहा इन्होंने ना इत्र वगैरह लगा रखा होगा शायद। अगले दिन मैं एक्सरे की रिपोर्ट लेने के लिए नीचे कॉरिडोर में जा रहा था। 1 डेढ़ बजे का टाइम था, लंच तक कोई नहीं था वहां पे। और शायद छुट्टी भी हो चुकी थी, कुछ इस तरह से था। और लॉक लगे हुए थे आजू बाजू। कॉरिडोर है वो 100 150 फीट लंबा। उसमें मैं एक्सरे की रिपोर्ट लेने के लिए जा रहा हूँ और वहां मुझे एक तेज फ्रेग्रेंस आई गुरु जी की। फिर मैंने इधर उधर देखा, मैंने यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मैंने गुरु जी को प्रणाम किया। चलो 10 12 दिन के बाद वो डिस्चार्ज भी हो गए। ही यूज टू ड्रिंक एंड स्मोक, वो दोनों ही करते थे वो। तो वो तो 6 7 दिन के बाद शुरू हो गए। वो तो वैसे ही अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है, वो अपने सिगरेट वगैरह लगाने लग गए और वो ड्रिंक करने लग गए वैसे ही वो तो हम घर पे आए। तो जब घर पे लेके आए तो गुरुजी ड्रीम में आए। जिस चोले में गुरुजी बद्दी मंदिर आए थे उसी में है। और मुझे कहते चल फिर आज संगत है। तो मैंने कहा चलो। और मुझे लेके चल पड़े। और कहीं संगत थी और गुरुजी जाके वहां सोफे पे बैठ गए, ओपन में थी और नीचे बहुत संगत, बहुत रश, बहुत ज्यादा रश। और ऐसे गुरुजी बैठे हुए, डबल सोफा था वो, डबल सीट का। और मैं नीचे ऐसे गुरुजी के चरणों में बैठ गया। और गुरुजी ने कहा आजा ऊपर आजा। मैंने कहा नहीं गुरुजी आजा। तो मैं ऊपर बैठ गया। गुरु कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता। ये सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर लेने पैंदे हैं, पता है तेनू। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं, दिखावा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने ना अपना चोला उठाया, वो मुझे ही दिख रहा था, बाकी को नहीं। चोला उठाया, ऊपर से ये सारा दिखाया। और जो पाइप सारा कुछ मेरे फादर की बॉडी पे लगा हुआ था, वो एज इट इज गुरुजी के लगा हुआ था। वो गुरुजी ने मुझे दर्शन करवाए। तो गुरुजी ना फिर इमोशनल हो गए। मैंने तो माथा टेका और गुरुजी ना इमोशनल हो गए। कह रहे दस मैं कब तक ऐदा करी जाऊंगा, कब तक ऐसा करता रहूंगा। तो मैं भी अपने चौड़े से हो गए वैसे ही। मैं कहा गुरुजी क्यों चिंता करते हो, हम है ना आपके साथ। और मैंने गुरुजी को जोर से जप्पी डाल ली। मैं भी ऐसे इमोशनल हो गया, रोने जैसे लग गया और गुरुजी की भी आंखों में आंसू आ गए। तो वो गुरुजी ने मेरे फादर को ब्लेस किया, जो शायद उस टाइम जाने वाले थे। उसके बाद वो 8 साल तक रहे। और एट द एज ऑफ 80 ये पास्ट अवे। 8 साल के बाद जाके अभी 2017 में। और वो भी बड़े आसानी से चले गए। ऐसा भी नहीं किसी को तंग किया हो, कुछ ऐसा किया हो, कभी बीमार नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक दिन पहले थोड़ा सा बीमार हुए, अगले दिन ऐसे ही बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ और चले। तो ये गुरुजी ने मेरे फादर को इस तरह से ब्लेस किया है। मेरा जो ब्रदर था, बड़ा ब्रदर, वो भी ड्रिंक कर लेता था, बहुत ड्रिंक, हैवी ड्रिंक करता था बहुत ज़्यादा। तो उससे लीवर की उनको प्रॉब्लम होगी और वो वॉमिट करने लगे, ब्लड आने लग गया, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। तो गुरुजी तो हम पीजीआई लेके गए। तो पीजीआई वालों ने, 2012 की बात कर रहा हूँ मैं ये, तो पीजीआई वालों ने मना कर दिया कि अरे इसमें तो खून ही नहीं है, अब ले जाओ। कौन है इनके साथ? और पेशेंट के मुंह पे ही बोल दिया इमरजेंसी में, कौन है इस पेशेंट के साथ, ये आज शाम तक का है बस, ये कौन है इसके साथ, इनको ले जाओ भाई, ये मुश्किल है इसका। और वो सुन रहे हैं इस बात को, क्योंकि इसमें तो खून ही नहीं है, खत्म है ये।
लेकिन मैंने गुरुजी को प्रे किया, हाथ जोड़े वहीं पे कि गुरुजी टाइम दे दो इनको सँभलने का और ये सारा कुछ। तभी डॉक्टर दूसरा आया, उसने चेक किया, ये किया, वो किया और 4 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया और वो ठीक। और 2-3 महीने के बाद फिर वैसे ही ड्रिंक करने लग गए। ऐसे गुरुजी ने उनको ना 3-4 बार ब्लेस किया, हम उठा के हॉस्पिटल लेके जाना, खून बिल्कुल कम हो जाना उनका। लेकिन जैसे ही गुरुजी को मैंने प्रे करना, गुरुजी ने उस उनको बचा लेना, तुरंत बचा लेना और उनको एक्सटेंड कर देना। 2017 में ही 10 मार्च की बात थी ये। तो ऐसे पहले तो दिसंबर की बात थी, उन्होंने उनके ऐसे पानी भर गया एब्डोमेन में, बहुत कुछ हो गया, वो सारा कुछ तो बड़ा मुश्किल सा हो गया। फिर मैंने गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी देख लो, बार-बार तो मैं भी क्या कहूँ, आप देख लो। तो गुरुजी ने डाँट दिया, "बैठ जा चुप करके, दिमाग ना खा मेरा।" तो मैं चुपचाप बैठ गया, मैं भी समझ गया कि नहीं यार, बार-बार कहना अच्छा नहीं लगता। जब बंदा बार-बार ड्रिंक कर रहा है और इस तरह से कर रहा है, कब तक भगवान भी बचाते रहेंगे? तो मैं चुपचाप बैठ ही गया। तो लेकिन मैं तब समझ गया कि अब ये आखिरी है और उसके 2-3 महीने के बाद ही उन्होंने उन्होंने भी वो एक्सपायर हो गए और उसके 15-16 दिन के बाद ही फादर एक्सपायर हो गए। लेकिन गुरुजी ने उनको भी 8 साल दिए और इनको भी 5 साल दिए, ऐसे हालात में भी। ये शरीर छोड़ने के बाद की बातें हैं। अब मैं एक सत्संग आपको और जब मैंने गुरुजी का स्केच बनाया 2006 में, हाँ 6 की बात है ये। और जब स्केच बनाया और स्केच बना के ना मैं 17 सेक्टर चंडीगढ़ उसको ना मैंने कहा यार ये स्केच को तो मैं ना जब दिखा चुका था गुरुजी को, मैंने कहा इसको तो मैं इसकी कॉपीज़ करवा के रख लूँगा भाई। ये मैं ऐसे नहीं है कि एक ही रखूँगा, कॉपीज़ मैं करवाऊँगा। मैंने फ़ोटो स्टेट करवा लिया और वो रख लिया और वो लेके मैं आ रहा था तो मुझे आंटी का फ़ोन आया, विशिष्ट आंटी का फ़ोन आया कि कहाँ पे है तू? तो मैंने कहा मैं तो ऐसे-ऐसे आंटी आया हुआ था। तो कह रहे आजा फिर घर आजा। मैंने कहा नहीं, नहीं अभी नहीं, अब मैं लेट हो गया। कह रहे आजा, लिपिका ले जाएगी तेरे को आके। मैंने कहा नहीं, 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 मैं नहीं, मैं अभी बाद में। कह रहे आ जाना तू, थोड़ी देर के लिए बस चाय पी के चले जाना। मैंने कहा क्या यार आंटी? कह रहे ऐसे आता भी नहीं है तू। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने वो रोल किया हुआ था, उठा रखा था। वो आई और मुझे घर ले गई। हम घर में बैठे उनके रोल करके मैंने इसे सोफ़े पे रखा हुआ था वो स्केच। तो आंटी से बातें-वातें कर रहे थे और चाय-वाय पी। कह रहे ये क्या उठा रखा है तूने? तो मैंने कहा ये ना हमारे गुरुजी हैं, उनका स्केच है। कह रहे अच्छा दिखा, मैंने दिखाया तो लिपिका कह रही है कि मम्मा ये तो शायद हमने इनको कहीं देखा नहीं है। कह रहे हैं, हाँ लग रहा है शायद इनको कहीं देखा है, आई गई होगी। तो मैंने आंटी से संगत करनी शुरू कर दी, ये गुरुजी ऐसे हैं, ये है, वो है, आप भी चलो आंटी। अब देखो प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में रहती है, तभी कोई भागता है, ऐसे कौन भागेगा अगर सारी लाइफ ही सही रहेगी तो। बहुत कम लोग होंगे जो भगवान के लिए भागते होंगे, अपनी अरे नहीं, नहीं हमने सब जगह देखा हुआ, सब ऐसे ही है, ये है, वो है, वो है। लेकिन फिर भी संगत करते-करते एक दिन और हम चल पड़े। आंटी, उनकी बेटी, मैं और एक और था हमारे साथ लड़का। हम गुरुजी के पास पहुँच गए 7 बजे। तो गुरुजी के पास पहुँचे, माथा टेका और हम चारों ही बैठे और कोई नहीं। गुरुजी सामने पैंट शर्ट में बैठे थे। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी कोई नहीं है, फटाफट बात कर लो अपनी, क्या प्रॉब्लम है? तो आंटी उठने लगे तो गुरुजी ने कहा, "बैठ जा चुप करके, दिमाग ना खाई मेरा हूँ।" डाँट दिया, "बैठ जा चुप।" तो आने भी लग जाएगी सारी संगत, फिर कब बात होगी? हम बैठे रहे। चलो, ये सारा कुछ हुआ, लंगर प्रसाद लिया, हम वापिस आए, गाड़ी में बैठे, तो मैंने कहा, "कैसा लगा आंटी?" तो कह रही है कि, "ओह! इनसे तो हम मिले हुए हैं पहले, ये वहाँ रहते थे, चंडीगढ़ थे, हम जाते थे इनके पास, ये वो 20 साल पहले।" मैंने कहा, "हैं, आप मिले हुए हो?" कह रहे, "हाँ।" तो मैंने कहा, "यार, ये तो फिर तो गुरुजी इनको जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे पक्का, ये तो गुरुजी ने ज़रिया बनाया है सिर्फ़ ये। ये सारा चक्कर चलाया है, ये तो जुड़ेंगे-जुड़ेंगे।" मैंने उससे पूछा, लड़की से, मैंने कहा, "कैसा लगा?" वो तो गुस्से से लाल उसका चेहरा, तो मुझे लगा कि गड़बड़ हुआ है कुछ। तो कहती है, "क्या अच्छा लगा?" चाय प्रसाद देने के लिए वो जो आया था अंकल, हैं, मुझे कहता है, "आंटी लो चाय।" तो मेरे मन में आया कि अपने सफ़ेद बाल देख पहले, मुझे आंटी बोल रहा है। मेरा तो उसके बाद ध्यान ही नहीं लगा, कौन सी गुरबाणी, कौन से गुरु। मैंने कहा यार ये तो उल्टा ही हो गया। आंटी ने भी कहा देखा हुआ है। तो हम आ गए वापस। 4 बजे सुबह उन्होंने मुझे बस स्टैंड पे उतारा, जहाँ उनकी गाड़ी रुकी कि चलो तुम आगे और हम इधर चलते हैं 4 बजे। मैंने अपनी बस पकड़ी, आ गया, घर आ गया। तो 15 के दिन के बाद मैंने सोचा, मैंने कहा पूछता हूँ उनसे, यार गुरुजी के पास गए थे, कुछ चेंजेज़ आए लाइफ़ में, कुछ ठीक होने लगा कुछ? तो मैंने आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी कैसा लगा वहाँ गए थे? तो आंटी कहते क्या खाक अच्छा लगा।
जब तेरे को वहां उतारा गाड़ी से, तू तो चला गया, गाड़ी नहीं चली, गाड़ी जाम हो गई बिल्कुल वहीं पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है, गाड़ी नई और सारा कुछ, जाम कैसे हो सकती है वहां पे गाड़ी। हमने ऑटो किया सुबह, हम दोनों घर आए, ड्राइवर गाड़ी लेके पहुंचा, ठीक करवाई। एक हफ्ते से मैं बीमार थी, बेड पे थी, मैं ठीक हुई तो ये बीमार है, कहाँ ले गया हमें। तो मुझे लगा यार ये तो सब कुछ ही उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, 20 साल पहले जुड़े हुए भी हैं ये कैसे हो सकता है। तो मन में आ गया कि नहीं यार, ये तो इनसे संगत करनी करनी है। फिर जब भी अंपायर सेठ जाना सत्संग सुनने, वहां जाके जो लाइव गुरुजी करवाते थे, या फिर वैसे संगत से पता लगते रहने, वो मैंने आना, फिर इनको वो सत्संग सुनाने जाना पंचकुला, वो सत्संग सुनाना मैंने इनको बार बार, करीब 5-6 महीने लगे, 5-6 महीने तक फिर उनका वो विश्वास बना, जब इतने सत्संग मैंने सुनाए। और फिर उनकी बेटी ने स्केच बनाने शुरू कर दिए, छोटे-छोटे स्केच बनाए, कभी नानक का, कभी साईं का, कभी गुरुजी का, कभी वो मर्ज करके बना देना उनको, और फिर मैं हर एक बार लेके जाना, उसने कहा कि जब भी जाओगे गुरुजी को दिखा देना। मैं हर एक बार लेके जाता था और वो गुरुजी को दिखाता था कि गुरुजी वो ऐसे-ऐसे करके उनकी बेटी है, वो स्केच उसने स्केच बनाया। तो गुरुजी ने देखना और कहा हाँ, वेरी गुड, चलो। तो मैं ले आऊँ। तो एक बार फिर जब उसने बनाया और मैं लेके गया ना गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने मेरे को आगे होके कहा, "उन्होंने कहा, बस कर, बहुत हो गया, हुण ना बनावे हुणे, कि अब ना स्केच बनाए, बस बहुत हो गया।" मैंने कहा ठीक है, मैंने आके इसको बोल दिया। और वो स्केच बनाती थी, रोती रहती थी, रोती रहती थी। फिर एक टाइम आया कि फिर हम वापस गुरुजी के पास पहुँचे। उनको लेके हम गए, तो उनका विश्वास जाग गया था। तो हम गए गुरुजी के पास और बात की, तो आंटी से भी बात की उन्होंने। तो मैंने कहा ये गुरुजी ऐसे-ऐसे करके वो आंटी है। कहे हाँ, पहले मिले हैं? तो आंटी कह रही हाँ, हाँ, फलाँ वहाँ पे वो था, ये था, वो था। हाँ, कौन? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। की हाल है ਉਹਦਾ ਹੁਣ? आंटी कह रही वो तो है नहीं, अब चले गए। अच्छा, ये कुड़ी तेरी भैन है? तो कह रही नहीं, ये तो मेरी बेटी है। ब्याह कर फिर ਇਹਦਾ। वो कहे कि नहीं गुरुजी ऐसे-ऐसे करके प्रॉब्लम, ब्याह कर ਇਹਦਾ ब्याह चल। तो हम बैठ गए, वो अपनी प्रॉब्लम बताने लगे, गुरुजी ने तो बिठा भी दिया। अरे शादी की बात यार, अभी तो हमने सोची भी नहीं है। अब गुरुजी ने बोल दिया है तो करना भी था ही। तो वैसे ही माहौल भी बना दिया गुरुजी ने, वो लड़का भी भेज दिया। तो जो लड़का भेजा, देखो इनका विश्वास पूरा बन चुका था, पूरा बन चुका है, इनको पता लग गया कि कौन है गुरुजी वो सारा। गुरुजी ने समझाया वो सारा कुछ। फिर इन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे ना लड़का देखा है वो, और ये ऐसे करके है, और मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं जाऊँगा ना तो मैं देखूँगा। लड़का वो कहता है कोई बात नहीं गुरुजी से मैं पूछ लूँगा। ये कह रही गुरुजी यस करेंगे तभी हम हाँ करेंगे। वैसे अच्छा है लड़का, सब कुछ ठीक है, लेकिन गुरुजी के यस पे है। और वो कह रहा है कि मैं जाके पूछ लूँगा कौन है गुरुजी, कहाँ रहते हैं, मैं पूछ लूँगा जाके। मैंने कहा ऐसे थोड़ी बात हो जाएगी, ये पूछ लेगा जाके। तो मैं देखूँगा जाके, ऐसे तुम्हें कहीं झूठ बोल दे कि मैंने पूछ लिया जी ऐसे-वैसे, हम तो खैर ह्यूमन है, वैसे ही दिमाग लगाएँगे। तो मैंने कहा कब जाना है? कह रही उस दिन। कह रही मैंने कहा उस दिन तो हमने भी जाना है। मैंने कहा मैं देखूँगा, फ़ोटो भेजो, और फ़ोटो हमने देखी तो की, चलो मैंने कहा देखूँगा मैं। और जैसे ही गुरुजी के पास बैठे, मैंने ये कहा कि मैं देखूँगा कि ये बात करता है कि नहीं करता है। अपना दिमाग लगाया और मैं जाके जैसे ही गुरुजी को प्रणाम किया गुरुजी को मैंने, तो गुरुजी कह रहे चलो ऊपर, आज ऊपर बैठो। मैंने कहा यार ऊपर बैठूँगा ये तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, नई संगत को नीचे बिठाते हैं गुरुजी, कौन आया, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, मैं ऊपर बैठा, लेकिन मन नहीं लगा कि वो यार ऐसे ना कोई झूठ बोल दे या कुछ ऐसे कर दे। तो लंगर प्रसाद के बाद मैं बाहर आया, और बाहर आके मैंने कहा कि यार मुझे तो गुरुजी ने ऊपर बिठा दिया। तो कहते कि वो आया था अपने रिलेटिव को लेके आया था, और गुरुजी ने वो कोने पे बैठा था, और कह रहा है कि जब मैं गुरुजी के पास गया, माथा टेका और मैं कुछ कहने लगा ना, पता नहीं क्या हुआ, कह रहा है मेरा गला ही यहाँ पे रुक गया, बिल्कुल ही समझ नहीं आया कि मैं तो खो ही गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या है? कह रहा जब तक तो गुरुजी ने कह दिया चलो, चलो। कह रहा बाहर आके मैंने सोचा कि यार ये क्या हुआ था? मैं तो पूछने लगा था, ये किसने रोक दिया ये? तो खैर उसको तो नहीं पता था इतना उस टाइम। अब तो वो भी संगत में है, बहुत अच्छी संगत भी है वो, ये सारे हैं। फिर अगली बार जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कह दिया कि हाँ, मुंडा चंगा है, ब्याह करो। तो इस तरह से उनका भी आंटी का भी जुड़ाव हुआ, ये सारा कुछ हुआ। वो बहुत अच्छी संगत है, आप लोगों ने उनके सत्संग सुने भी होंगे। बहुत अच्छी संगत है, उनके घर सत्संग भी होता है। वो तो हमसे क्या बहुत पुराने हैं, वो तो 20 क्या अब तो 30-35 साल होंगे। वो जब बच्चे छोटे-छोटे थे, तब वो गुरुजी के पास जाते थे। हम तो अभी 2005 में जाने लगे थे, बहुत पहले से जानते हैं, बहुत अच्छी संगत है वो। फैमिली पूरी की पूरी जुड़ी हुई है अभी। अभी एक सत्संग और है कि देखो जब गुरुजी सेवा लगाते हैं ना किसी की, अभी याद आ रहा है कि जैसे किसी की सेवा लगाएंगे तो वो कई बार बंदा सोचता है कि यार मैं तो इधर जा रहा हूँ और इसने बोल दिया कि मुझे वहां छोड़ देना।
तो कई बार मन में आ जाता है, या कई बार कि कहता है कि नहीं अरे तो सेवा है गुरु जी की, और वो बिठा लेते हैं। तो एक बार हम डुगरी गए हुए थे, 2006 की ही बात है शायद ये, किसी की शादी में, संगत की शादी थी, वहाँ गए हुए थे। वहाँ हम मुझे अश्विनी अंकल मिल गए, एडवोकेट अश्विनी अंकल। तो वो कह रहे कैसे आया आया, फिर क्या हाल है, ये वो सारा कुछ हुआ है। अच्छा कब निकल रहा है? मैंने कहा बस अभी निकलेंगे। कह रहे यार मुझे पंचकुला छोड़ दोगे? मैंने कहा हाँ, मैं तो डॉक्टर विपिन के साथ आया हूँ, आप बताओ। मैं उनसे पूछ लेता हूँ, हम तीनों ही हैं, उनकी वाइफ है, मैं हूँ, बस हम तीनों ही, आप चलो। कह रहे बस ठीक है। वो गोलगप्पे पता नहीं क्या खा रहे थे खड़े स्टॉल पे। मैंने कहा बस आ जाओ, मैं गाड़ी की तरफ ही जा रहा हूँ, आ जाओ बाहर। कह रहे बस मैं आया। तो वो थोड़े से धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे बोलते हैं, वो धीरे चलते हैं, वो है बहुत अच्छी संगत है वो भी। तो वो भी लाइट ऑफ डिविनिटी में भी उनका सत्संग है खैर। तो वो भी आए, तो मैं बैठ गया गाड़ी में आके। मैंने कहा बस वो यार एक संगत है और वो भी आ रहे हैं, वो भी चलेंगे। उसने कहा ठीक है यार, मुझे घर पहुंचना है, पूजा रखी हुई है, मम्मी बुला रहे हैं मुझे, जल्दी पहुंचना है। मलेरकोटला में थी ये, डुगरी के पास। तो हमने 5-10 मिनट वेट किया, वो नहीं आए। तो कह रहे यार पूछ जाके कहाँ रह गए। मैं गया, वो स्टॉल से हटे थे, अगले पे खड़े हुए थे, टिक्कियां खा रहे थे, पता नहीं क्या खा रहे थे, और 4 लोग और खड़े हैं साथ में। मैंने कहा अंकल यार बाहर खड़े हैं हम, आ जाओ। कह रहे हाँ हाँ बस मैं आया। और मैं आ गया, फिर आगे बैठ गया। मैंने कहा बोला है। फिर हमने 5-7 मिनट 10 मिनट वेट किया, फिर नहीं आया। फिर तो वो डॉक्टर विपिन नाराज हो गए, लाल चेहरा हो गया, यार जी बुलाओ ना, हम लेट हो रहे हैं। तो मैं फिर गया, तो अगले स्टॉल पे खड़े हैं, कुछ और खा रहे हैं जनाब, और कुछ खा रहे हैं, और फिर वहीं कुछ और लोग खड़े हैं। मैंने कहा अंकल यार मैं खुद किसी के साथ हूँ, आप समझो ना बात को, वो वेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक, आया मैं आया। तो मैंने कहा आया नहीं, चलो, आया तो हो लिया। तो फिर मैं धीरे धीरे उनको साथ लेके आया और आके हम गाड़ी में बैठे। वो मलेरकोटला से ही है। गाड़ी में हम बैठे, तो गाड़ी चली। जैसे ही थोड़ा सा चली, अभी थोड़ा भी नहीं चली कोई, बहुत थोड़ा ही चली होगी, तभी वो कहते पीछे से गाड़ी ना सीधे ले लेना। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे मैं जरा घर जाके आना है, मैंने अपने के सामान देना है। और शीशे में मुझे डॉक्टर विपिन देख रहे हैं कि यार ये घर जाएगा अभी। तो मैंने कहा चलो हाँ चलते हैं। मैंने डॉक्टर विपिन को बोला कि सीधे लेना इनको, अंकल को घर जाना है, अपने जरा काम है। चलो इधर ले लो, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, ले जाके अपने घर के बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ी कर दी गाड़ी। वो 1 मिनट के लिए अंदर गए, बस जो 1 मिनट के लिए वो अंदर गए, इतने में जो डॉक्टर विपिन बोलना शुरू हुए, यार इस बंदे ने शराब पी रखी है, तुम्हें पता नहीं है किस तरह से तो ये बात कर रहा है, किसी को भी बैठा लेते हो, ये है वो है, लेट होना था, ऐसे बंदे को थोड़े बैठाते हैं इसमें, तुमने ऐसे बंदे को बैठा लिया इसमें, वो उसने शराब पी रखी है। वो तब तक वो आ गए एकदम से, वो शांत हो गए, वो लाल चेहरा है। तो उनकी वाइफ ने भी उनको चुप कराया, मैंने भी कराया। मैंने कहा नहीं संगत के लिए ऐसे नहीं, कि चुप, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है। तो तब तक वो आगे, फटाफट हम फिर चुप होके बैठ गए। हम चल पड़े, चलते रहे तो डुगरी आ गया। डुगरी के रास्ते से होके जाते हैं मलेरकोटला, लेकिन वापस आ रहे थे, डुगरी क्रॉस किया। सब शांत, सब शांत बैठे हुए। और फिर मैंने कहा यार बात तो शुरू करनी पड़ेगी कि इन दोनों के लिए ये नए हैं, इनके लिए ये नए हैं, और मैं दोनों को जानता हूँ, फिर दोनों से है। तो मैंने कहा यार बात शुरू करूँ, किसी को कुछ बुरा ना लगे। तो मैंने कहा अंकल और सुनाओ कुछ यार, गुरु जी के बारे में सत्संग सुनाओ। तो कह रहे अच्छा, ये कौन है? मैंने कहा डॉक्टर विपिन। अच्छा, ये कौन है? मैंने कहा इनकी वाइफ। अच्छा, कहाँ रहते हैं? वहाँ। अच्छा, बहुत स्लो स्लो बोलते हैं। तो अपना सत्संग उन्होंने जैसे ही स्टार्ट किया, गाड़ी पूरी फ्रेग्रेंस के साथ भर गई, पूरी फ्रेग्रेंस के साथ। आप समझो कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया होगा, इतनी फ्रेग्रेंस। शीशे खोले गाड़ी के, इतनी फ्रेग्रेंस, रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल पूरे। और वो सत्संग करते रहे धीरे धीरे, जैसे वो करते हैं, करते गए। वहां रहते थे मोहाली, वहां उनको घर पे छोड़ा। और उसके बाद हम गाड़ी में बैठे, फिर मैंने और उनकी वाइफ ने जो डॉक्टर विपिन की क्लास ली है, कि देखा ये सब क्या था, और आप क्या बोल रहे थे। वो कह रहे यार मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी, माफ कर दो, मैं नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया, गलती होगी। मैंने कहा देखो यार, गुरुजी की संगत होती है, ऐसे नहीं बोलना होता है, ये तो सेवा है। गुरुजी क्या पता कहाँ किसको कैसे चेक कर ले। अब संगत के बारे में बिना जाने ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो हमने क्लास ली, 1 हफ्ता हमने क्लास ली होगी कम से कम उनकी, कॉलेज में भी। और ये वो पीछे ही पड़े रहे कि ऐसे संगत को नहीं बोलना है। वो बेचारे माफी मांगते रहे, कह रहे नहीं नहीं यार मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दो। कोई नहीं, गुरुजी मुझे माफ कर देंगे। फिर हम गए दिल्ली। दिल्ली गए, और वहां जाके फंक्शन था बड़े मंदिर में, सर्दियों का टाइम था। वहां फिर टकर गए हमें ये अश्विनी अंकल, डॉक्टर भी फिर मेरे साथ। तो वो आए हमारे पास, और कैसे हैं? मैंने कहा ठीक है। कैसे आए हो? मैंने कहा हम ऐसे ही आए हैं जी।
तो कह रहे हैं कि हाँ, मैं भी आया हूँ, अपनी गाड़ी लेके आया हूँ, लेकिन कोई ऐसा मिल जाएगा जो मेरी गाड़ी ड्राइव कर लेगा? यार मैं रात को ना गाड़ी चलाता नहीं हूँ। तो डॉक्टर विपिन भाग के सबको पीछे हटाते, मैं चलाऊँगा, मैं लेके जाऊँगा अंकल, मैं लेके जाऊँगा। सबसे हमें बोलने भी नहीं दिया कुछ, मैं लेके जाऊँगा, मैं हूँ ना, मैं लेके जाऊँगा। आप मेरी गाड़ी लेना, ये हमें बोल दिया, मैं अंकल के साथ जाऊँगा। जो वहाँ पे वो कुछ और बोल रहे थे, वहाँ पे वो गाड़ी उनकी चला के मोहाली तक लेके आए। तो ये जब भी किसी को सेवा मिलती है, तो ये हमें अब ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि हमने तो देखा हुआ है ये, पता नहीं गुरुजी किसको कैसे चेक कर लें। कभी ये इस तरह से ना बोले किसी को भी है, ज़रूर वहाँ तक पहुँचाए। अगर बात संगत की क्या वैसे भी हो, तो भी जितना हो सकता है उसके काम आए, देख के सारा कुछ। लेकिन ये हमारे सामने की बात है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं सारा। अच्छा, एक बात मैं और बताऊँ आपको, ये छोटी-छोटी बातें हैं जो गुरुजी ना किसी न किसी तरीके से हिंट आउट करते रहते हैं। हम गुरुजी के पास एक बार गए हुए थे, याद आते रहते हैं, सत्संग तो मैं वो कर रहा हूँ। गुरुजी के पास हम गए हुए थे। देखो आस-पास हम लोग देखते हैं, ये हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हम बटरिंग करते हैं। कई बार ऑफ़िसर्स की करते हैं, कुछ थोड़े से लालच के लिए कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं कि इसकी बटरिंग कर दो, इससे कुछ फ़ायदा होगा। मन में कहीं न कहीं गहराई में वो चीज़ तो रहती है कि इससे फ़ायदा हो सकता है, जिससे ज़्यादा ना हो उसकी बटरिंग थोड़े करेंगे। जिससे कोई फ़ायदा ना हो उससे उसकी बटरिंग का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन जिससे फ़ायदा हो उसकी बटरिंग ज़रूर करते हैं। अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, शो करते हैं, थोड़े से फ़ायदे के लिए। हम गुरुजी के पास गए, जैसे मैंने कहा 7 बजे हम पहुँचते हैं गुरुजी के पास, एम्पायर स्टेट पहुँचे और गुरुजी के चरणों में वहीं बैठ गए। जो आप सेटी पे फ़ोटोग्राफ देखते भी हो, ब्लू सी शर्ट, स्काई ब्लू शर्ट में बैठे होते हैं, लाठी मार के। तो हम बैठ गए वहीं पे और पीछे से संगत जो लाइन लगी हुई थी ना, एक अंकल आए सरदार जी, तो वो आए और उन्होंने प्रणाम किया, तो गुरुजी बहुत गुस्से से उनको बोले, "हाँ, जरनैल बन गया तू? तू बन ही नहीं सकदा, तैनूं बटरिंग दी आदत है, अफसरां दी बटरिंग करदा तू, ਹੋਰ ਕਰ बटरिंग, तू बन ही नहीं सकदा।" इतनी ज़ोर से बोला, वो अंकल तो ना ऐसे काँपने लग गए और पता नहीं अंकल कभी सुनेंगे ये चीज़ तो कैसा लगेगा उनको। वो शांत खड़े हैं और गुरुजी पूरे गुस्से में और वो बैठ गए, वहीं किचन के डोर के साथ ही बैठ गए। पीछे-पीछे उनके जो दूसरे सरदार जी अंकल आ रहे थे, तो गुरुजी ने उनको भी बोला, "अब पुੱਛੀ ਨੂੰ जरनैल बन गया है, ये बन ही नहीं सकदा, बटरिंग करदा अफसरां दी, ਹੋਰ कर बटरिंग, ये बन ही नहीं सकदा।" वो ये वो भी अंकल उनको क्या पता लगा क्या है क्या नहीं, वो भी हाँ जी करके वो भी बैठ गए। गुस्से में थे गुरुजी बहुत और हम ये देख रहे थे। गुरुजी जो भी बोलते थे खैर हमें तो मज़ा आता ही था। हम तो वहाँ मैं और डॉक्टर पुनीत तो आगे बैठे थे, बहुत मज़ा आता था देख के, खुश होते रहते थे। गुरुजी के मुँह से जो भी निकल रहा है, डाँट निकल रही है, ये है, वो है, जो भी है, एक्सप्रेशन है, आँखें हैं, ये जो भी उनके एक्सप्रेशन थे वो देखते रहते थे। और कई बार हम दोनों डिस्कस करते थे बैठ के, देखना यहाँ बैठे हैं ना गुरुजी, अब देखो हमें लग रहा है कि यहाँ बैठे हैं, पता नहीं दुनिया में कहाँ-कहाँ बैठे होंगे, किसके साथ क्या कर रहे होंगे, हम कितने लकी है कि यहाँ बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं। हम ये डिस्कस करते थे वहाँ बिल्कुल खुसर-फुसर करके ना और गुरुजी सामने और गुरुजी देखते थे, थोड़ी देर के बाद ऐसे देखते थे, स्माइल सी देते थे और फिर हम अपने लगे रहते थे और खुश होते रहते थे, दाँत हमारे निकले ही रहते थे। गुरुजी को देख-देख के खुश होते रहना, खुश होते अगर कोई आगे सामने आके खड़ा भी हो गया, तो भी ये लगता था कि कैसे इसको उठा के बाहर फेंक दें, यार ये सामने मत आओ, गुरुजी को देखने दो हमें बस। और जब चोले में आना गुरुजी ने 1 घंटे के बाद फिर जाके उधर गद्दी के पास बैठने की कोशिश करनी, कि वहाँ बिल्कुल सामने आके बैठो। लंगर प्रसाद करना एक-एक और मुँह में डालते रहना और गुरुजी को देखते रहना, ये सारा कुछ था। लेकिन देखो, ये गुरुजी ने ये बताया कि बटरिंग गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहले है, बटरिंग बाद में है। दुनिया की बटरिंग करने से वो कुछ नहीं मिलेगा। अगर प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो वो गुरु होना चाहिए। ये वहाँ से हमें ये सीख मिलती है। अगर कभी कोई बटरिंग भी करता है, उससे कितना फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वो तो दुनियावी होगा, फिर छोड़ के जाना पड़ेगा। वो कोई परमानेंट थोड़े होगा, लेकिन जब गुरु खुश हो जाएगा तो सब उनको गुरुजी ने शायद पहले हिंट आउट भी किया होगा, वो नहीं माने होंगे। ऐसे ही हम भी है, गुरुजी ने तो बहुत कुछ बोल रखा होगा, लेकिन सारे वैसे ही थोड़े मानते हैं। वैसे ही थोड़े बन गए, कि गुरु मिले हैं तो वैसे ही बन गए होंगे। गुरु का मिलना ही बहुत मुश्किल है, सबसे बड़ी बात तो ये है और हमें तो बड़ी आसानी से मिले हुई चीज़ है ये, बहुत ही आसानी से। जो लोग तपस्या कर रहे होंगे, जाने हज़ारों साल से, कितने-कितने सालों से उल्टे लटके होंगे, क्या उनको भी दर्शन का मौका नहीं होगा? और हमें लेकिन आसानी से मिल गए हैं। और जब उनको मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे। हम शायद कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है उसे हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कई बार। लेकिन ये इतनी बड़ी शक्ति का मिलना कोई आम बात नहीं है।
उसके बाद धीरे-धीरे करके गुरुजी ने ये सारी चीज़ें लाइफ में समझाई भी हैं, कि संगत कैसी होनी चाहिए। फिर एक सत्संग मैं आपको वैसे किसी और का सुना देता हूँ। ख़ैर एक सत्संग तो और ऐसा है भी जो मैं नहीं शेयर करता हूँ किसी से, क्योंकि वो सबके साथ ना शेयर किया भी नहीं जा सकता। हालाँकि मेरा पूरा मन होता है कि मैं उछल-उछल के सबको बताऊँ वो, कि वो इस तरह की चीज़ भी होती है। वो मेरा भी है उसमें थोड़ा-सा पार्ट, और मेरे सामने हुआ सत्संग है वो। लेकिन वो शेयर अंकल आप करना ज़रूर किसी सुनाइए की, वो सत्संग। नहीं अंकल ज़रूर नहीं सुनाइए आंटी वो वो मैं सत्संग। सुना नहीं सकता। नहीं आंटी वो सुना नहीं सकता मैं, क्योंकि वो हर तरह के लोग होते हैं, उसमें पता नहीं कौन उसको कैसे लेगा। तो ये तो 1 टू 1 है, मुझे लगता है 8-10 लोगों के साथ ही शायद मैंने आज तक वो शेयर किया होगा। तो बहुत होता है कि मैं सबको बताऊँ, हो सकता है मरने से पहले बता के भी जाऊँ वो मैं, या जिनको बता रखा होगा वो मैं एक बार रिकॉर्ड करके तो रख ही जाऊँ कि वो पता भी लगे लोगों को, और चाहता हूँ कि जितनी जल्दी पता लगे, ये टाइम भी वेस्ट ना हो किसी का, कि गुरुजी क्या हाँ। कर सकते हैं, कि गुरुजी क्या कर सकते हैं और हर कोई क्या अचीव कर सकता है। कोई नया आया है हुँ। आज भी, वो भी क्या कर सकता है। ये नहीं है कि कोई 15 दिन जिसको गुरुजी के पास आते हुए वो पता नहीं नया हो, नो। ये मैंने देखा हुआ है सारा कुछ। कुछ हाँ भी नहीं पता जी। है कि कौन कब आगे आगे निकल जाएगा। और सुनाता हूँ वैसे ही, अब वो थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक का ही समझ लो आप, लेकिन गुस्से का भी है, कि और उसमें थोड़ी-सी समझ भी है। ये समझने के लायक भी है वो। और हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए हुए, और वहाँ ना एक आंटी थे, साड़ी लगा रखी है उन्होंने, और थोड़े से हेल्दी से थे वो। चाय प्रसाद जैसे ही उनके पास आया, तो उन्होंने चाय प्रसाद उठाया और सिप ले रहे हैं ऐसे खड़े होके। सिप ले रहे हैं, और कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। संगत सारी शांत बैठी है। जो पुराने हैं वो समझते हैं कि वहाँ का माहौल क्या था। खड़े होना तो बहुत दूर की बात है। तो खड़े होके देख रही है और सिप ले रही है, खड़े होके चाय पी रहे, और गुरुजी वहाँ बैठे ना गद्दी पे बैठे घूर के देख रहे हैं। ऐसे टेढ़ी नज़र से जैसे देखते थे, वो देख रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं कि आंटी की बारी आई। तो वो आंटी कभी उधर हो फिर यहाँ उठ के बैठ जाए, वहाँ से उठे फिर वहाँ खड़ी हो जाए, और देखने लग जाए, और चाय प्रसाद भी ले रही है सिप-सिप करके आंटी। और जैसे ही गुरुजी ने बेल वहाँ रखी हुई थी गुरुजी की राइट साइड पे, गुरुजी ने बेल मारनी शुरू की। इतनी ज़ोर-ज़ोर से हाथ मारने शुरू किए, अंकल सेवादार अंकल है वो आए निकल के किचन से कि गुरुजी इतनी बेल कर रहे हैं, फटाफट आए, और गुरुजी ने कहा, "बिठाऊँ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ बैठ रही है। मैं चाहती दुकान खोली भी, किसी जगह बैठना है, नहीं तो बाहर चल। इतनी जोर वहीं बैठ के जा, शांत। तो इस डाँट से भी चाय प्रसाद की वैल्यू, खड़े होके चाय प्रसाद पी रहे हैं, उसको वैल्यू नहीं कर रहे। वो कितनी बड़ी चीज़ है, मतलब सीट कहीं पे सीट लेना, बैठना वो पहले हो गया, जो इतना बड़ा प्रसाद, जो कई जन्मों में शायद बड़ी मुश्किल से मिले गुरुजी के हाथ से, वो सेकेंडरी हो गया, और यहाँ बैठना, वो बैठना, कंफर्टेबल होना, वो पहले हो गया। ये प्रसाद जब भी हमारे पास आए, उसको तो उतार लेना है अपने रोम-रोम में पूरा। इससे ये सीखने को मिला कि जो भी वहाँ पे मिल रहा है हमें संगत में जाके, सत्संग में जाके, आँखें बंद करके एक-एक कोर, एक-एक सिप उसका अंदर उतार लो अपने। ये नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं, पत्थरों पे बैठे हैं, तती तवी पे बैठे हैं, कहीं पे बैठे हैं, उसको तो उतार लो, क्योंकि वो तो शायद पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन इतना तो श्योर है कि अगला जन्म जो भी होगा, जैसे भी गुरुजी ठीक समझेंगे, यहाँ पे गुरुजी ने संगत में रखा हुआ है। मेरी लाइफ पिछली जो है गुरुजी के पास आने से पहले, वो एक तरह से खत्म जैसी है। मेरा किसी के साथ कोई लेना-देना नहीं, सबके साथ शायद ऐसे ही होगा। किसी से कोई लेना-देना नहीं, ना ही उनसे मन करता है बात करने को, ना ही वो यार दोस्त रहे, ना कुछ रहा। सब कुछ संगत है। यार दोस्त भी संगत में ही है, रिश्ते भी सारे संगत में ही है, सारा कुछ संगत है, पीछे का खत्म ही है एक तरह से। तो मैं सोचता हूँ कि अगर गुरुजी ने इस जन्म में यहाँ पे सिर्फ संगत में ही रखा हुआ है, तो अगले जन्म में कहीं और थोड़े रखेंगे। अगर वो जन्म देंगे भी, तो संगत में ही देंगे। अगर भाई मैं तो कहता हूँ कुत्ता भी बना देंगे तो वो संगत के घर का बनाएँ। तो कान में वो गुरुजी की वाणी पड़ती रहे, सामने स्वरूप रहे, समझ आए चाहे ना आए। गुरुजी, अगर मुझे उस घर से कुछ मिलेगा भी खाने को, तो मैं तो उसको प्रसाद ही समझूँगा कि गुरुजी मुझे इस जन्म में इस रूप में प्रसाद दे रहे हैं। अगर पक्षी बनाएँगे तो मैं तो संगत के घर में ही बैठूँगा, क्योंकि गुरुजी करेंगे ही ऐसा। संगत को छोड़ेंगे थोड़े वो। पक्षी बनाएँगे तो मैं निवाला वहीं से लूँगा। कोई दाना भी अगर मैं लूँगा तो उनके घर से लूँगा जो संगत देगी। वो मेरे लिए प्रसाद होगा, वो दाना प्रसाद हो जाएगा। कहीं पे भी किस रूप में भी मुझे रखेंगे, तो वो अपने ही साथ रखेंगे, अपनी ही नज़र में रखेंगे, तो किसी जन्म का डर भी कोई नहीं है। और अगर सज़ा भी दे के कहीं कुछ और करते हैं, तो भी वो वरदान है। अगर सज़ा गुरुजी की तरफ से है, तो वो वरदान है हमारे लिए कि गुरुजी ने दी है वो, सबसे बड़ी बात यही है।
हमारे लिए इससे खुशी की क्या बात हो सकती है कि हम आए हैं, ये जन्म लिया है, इसके बाद का भी और ये वाला भी सारा गुरुजी की नज़र में है। तो डाँट भी और कोई आगे जाके जो भी हमें कुछ मिलना होगा, किसी भी तरीके से अच्छा-बुरा जो भी, लेकिन गुरुजी कर रहे हैं, तो वो वरदान है हमारे लिए। तो ना तो किसी जन्म से अब डर है, अगर गुरुजी ने जो करना होगा वो सही करना होगा, संगत में भेजेंगे, किसी भी तरीके से भेजेंगे। ये डर तो कम से कम ये खत्म ही हो गया। लेकिन संगत देखो धीरे-धीरे, जैसे मैंने कहा कि धीरे-धीरे समझ आता है, नई-नई संगत को शायद हमें भी जैसे समझ नहीं आता था, धीरे-धीरे ही गुरुजी ने आगे बातें बतानी शुरू की, समझानी शुरू की, संगत के थ्रू, आप जैसे लोगों के थ्रू ये सारा कुछ पता लगा। मैं तो बल्कि धन्यवाद करता हूँ हर एक उस रागी का, जिसके मुख से वो वाणी निकली है, मेरे कानों तक पहुँची है और वो बूँद उस घड़े में गिरी है जाके। एक-एक बूँद करके ही ये घड़ा भरता है। एकदम से तो घड़ा नहीं भरता, गुरुजी ने हर एक तरफ से वो बूँद पहुँचाई है। उस रागी का भला जिसकी गुरबानी सुनते ही हम नाचते हैं, झूमते हैं, जिसका मज़ा लेते हैं हम, उस रागी को भी भगवान गुरुजी अपने चरणों में रखें, हमेशा ब्लेस करें उनको भी। उस हर एक संगत का धन्यवाद, जिसने अपना सत्संग हम तक पहुँचाया है, उस बूँद का भी धन्यवाद। वो भी एक बूँद है, एक-एक सत्संग, एक-एक बूँद है जो हमारे घड़े में आ रहा है। भरेगा, नहीं भरेगा, कब भरेगा जाके वो गुरुजी जाने, लेकिन हमारे घड़े तक तो पहुँच रहा है, तो गुरुजी उनको भी उतना ही ब्लेस करें। हर एक किसी को जिसने सुना है, उसका भी धन्यवाद, क्योंकि जब सुनने वाला नहीं होगा तो बोलने वाला क्या करेगा? तो जो सुन रहा है उसका भी उतना ही धन्यवाद। हम धन्यवाद बोलने वाले का कर देते हैं, सुनने वाले का नहीं होता। दीवारों के सामने बोलेंगे तो थोड़े फायदा होगा। संगत को सुनेंगे, संगत कोई सुनेगी तभी तो बोलने वाले का भी फायदा है। तो उनका भी पूरा-पूरा धन्यवाद। क्योंकि ये गिव एंड टेक है एक तरह से, अगर अगर आप इसको देखोगे तो। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ हर एक का किसी भी तरीके की अच्छी चीज़ छपी है, वो हम तक पहुँची है, तो उस शख्स का धन्यवाद। क्योंकि वो गुरुजी ने पहुँचाई है, वो गुरुजी के थ्रू ही हम तक पहुँची है, अदरवाइज़ पहुँच भी नहीं सकती है। एक भी ऐसी चीज़ हम तक नहीं पहुँच सकती है जो हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए हो, अगर गुरुजी की इच्छा ना हो, गुरुजी की इच्छा से ही हम तक पहुँचती है वो। और जीवन में इतनी बड़ी खुशी, इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि महाशिव मिल गए हैं। महाशिव हमें मिल गए हैं, लेकिन उसको समझने की थोड़ी-सी ज़रूरत है, हम सबको ही ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि हम पता नहीं क्या बन गए हैं, बहुत कमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कमी है। तभी मैं कहता हूँ अगर गुरुजी सज़ा भी देंगे, तो वो सज़ा भी वरदान है। हमारी कमी की सज़ा मिलनी भी चाहिए हमें, ऐसा थोड़ी है कि गुरुजी माफ़ कर दो, ऐसा क्यों? सज़ा दो सबके लिए तो हमें भी देना, ज़रूर देना, लेकिन देना आप ही देना। हमें हमें मंज़ूर है फिर वो, कोई बात नहीं। लेकिन सुधार की ज़रूरत हर किसी को होती है, हर किसी को सुधार की ज़रूरत होती है। जितना कर लें उतना ही कम है। अब देखो एक सत्संग आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, गुरुजी के पास जब गए अंकल की, गुरुजी मैंने गंगा स्नान करने के लिए जाना है, तो गुरुजी ने कहा ये नल का लगा है, यहीं स्नान कर लो, पहले गंगा स्नान करने लायक बन तो जाओ। तो कितनी बड़ी बात है ये, कितना बड़ा मैसेज है ये। अब गंगा स्नान करने के लायक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो कोई कर लेगा? गंगा गंगा तक ही नहीं पहुँच पाएगा कोई, क्योंकि उसमें करने के लिए तो बहुत ऑब्स्टेकल्स होंगे, हर्डल्स होंगी। हम इंसान हैं, दुनियावी है, 36 तो हम बहाने ढूँढ लेते हैं, वहाँ चल ही नहीं पाएँगे। चमत्कार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप भी नहीं उठेगा किसी से, और जिससे उठेगा वो तो बहुत ही अच्छा है। बड़ा मुश्किल, बहुत भारी हो जाता है वो स्टेप पहला ही, कि गंगा स्नान करने के लायक बन जाओ। अगर मैं भी सोचूँ कि मैं जब बन जाऊँगा तब गंगा स्नान करूँगा, शायद ही जा पाऊँ मैं गंगा में, फिर तो लास्ट में जाएँगे जब जाते हैं सारे। जीते जी तब भी नहीं पहुँच पाएँगे। लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है, जो समझ गया। उसको बनने के लिए हमें वो अपने अंदर वो चेंजेस लाते रहना चाहिए, इससे पहले कि लेट ही हो जाएँ। लास्ट में जाके किया तो फिर क्या ही किया। अब ऐसे ही एक आंटी का और सत्संग मैं थोड़ा-सा बीच में ऐड कर देता हूँ। आंटी कह रहे तक ही रुकना है या इससे आगे भी बढ़ना है? ये तो कुछ भी नहीं हुँ, है, ये तो पहली सीढ़ी है, और ज़्यादातर हम सीढ़ी पे ही रुक जाते हैं और अगली सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, और कोशिश करते भी हैं तो फिसल जाते हैं। पहली बात तो गुरु नहीं मिलते, फिर पूर्ण गुरु नहीं मिलते, फिर शिव नहीं मिलते, फिर महाशिव नहीं मिलते, और हमें महाशिव मिले हुए हैं। एक-एक संगत ऐसा नायाब हीरा है जो बहुत अच्छे से चल सकता है, बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन सबको कोशिश करते रहना चाहिए, हमें भी करते रहना चाहिए, सबको करते रहना चाहिए, कमियाँ सब में होती हैं।
लेकिन हर रोज अगर उनको एनालाइज करेंगे गुरु जी को सामने रखते हुए, तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत चेंजेस हम ला सकते हैं। तो आसपास तो पत्थर भी पड़े हैं और मोती भी पड़े हैं। हमने देखना है कि अपने अपने ब्रीफ केस में जो हमने लेके जाना है लास्ट में, उसमें हमने पत्थर डालने हैं या मोती डालने हैं। हर रोज रात को एनालाइज कर लें कि आज हमने ब्रीफ केस में मोती डालने हैं या पत्थर डालने हैं। पत्थर का मतलब सबको समझ आता है कि क्या क्या काम होते हैं वो, और मोती वाले कौन से काम होते हैं, और गुरु जी को जाके क्या शक्ल दिखाएंगे। अगर सारे कंकर ही उठा के लेके चले गए, तो फिर इतने सत्संगों का फायदा क्या है? इन सब चीजों को महाशिव के मिलने का फायदा क्या है? पूर्ण गुरु के मिलने का फायदा क्या है अगर ब्रीफ केस में ही पत्थर रहे? महाशिव अगर मिले हैं तो मोतियों से भरा होना चाहिए ना ब्रीफ केस लास्ट में जाके, और उसके बाद डर भी नहीं होना चाहिए फिर। तो ये तो हर रोज की एनालाइज करने की जरूरत है कि किस सत्संग से हमने आगे बढ़ना है, और सत्संग पिछले वाले और इसमें हमें क्या चेंजेस आए हैं। ये थोड़े कि हम सत्संग करते चले जाएं और खड़े वहीं के वहीं हैं ट्रेडमिल पे, बस कितने किलोमीटर चले, 25 किलोमीटर, कौन कौन से स्टेशन आए पता नहीं। स्टेशन थोड़े आते हैं जी, 25 किलोमीटर चले, उस पर भी चलने का क्या होगा फिर। लेकिन जो 25 किलोमीटर बाहर चलेगा वो हर एक स्टेशन के बारे में बता पाएगा कि वहाँ गड्ढा है, वहाँ मोड़ है, वहाँ सब कुछ है, वहाँ संभल के चलना। यही एक्सपीरियंस होते हैं। और ये हर रोज अगर हम करते जाएंगे तो देखो, मुझ में भी पूरी कमी है। मैं तो सबसे पहले कन्फेस करता हूँ कि मुझ में बहुत कमी है। मैं तभी कह रहा हूँ कि अगर सजा भी देंगे तो प्लीज गुरुजी आप ही देना हमें, प्लीज आप ही देना। कि सब इंसान एक जैसे होते हैं मोर और लेस, उसमें जो आगे निकल जाते हैं बहुत अच्छा है। पता नहीं हम कभी अच्छे बन भी पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन गुरुजी का जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है। तो मुझे लगता है आज के लिए काफी है ये, फिर कभी अगर मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। अ, एक छोटा सा सत्संग और शेयर कर दूं मैं, अगर आप कहो तो। जी। पंकज गौतम से ही रिलेटेड है ये एक्चुअली। मैं नोएडा शिफ्ट हुआ कुछ देर के लिए। तो वहां जब मैंने ज्वाइन किया, जेपी को ज्वाइन किया था मैंने, तो वहां जाके मैंने देखा कि हम तो जब नए नए गुरुजी के पास आते हैं तो हम तो गुरुजी मय हो जाते हैं ना एक्चुअली, कि गुरुजी गुरुजी, और जो भी मिला वो संगत की जिसने बात कर दी उसके हो लिए। तो ऐसे स्टार्टिंग में हो ही जाता है कि जिसने गुरुजी थोड़ी सी बात भी कर ली वो भी अपना ही कैसा ही हो चाहे वो इंसान, वो हमें अच्छा लगने लग जाता है सारा। लेकिन जब मैं वहां गया एकदम से संगत छोड़ के, तो मुझे लगा यहाँ तो गुरुजी कोई संगत भी नहीं है, यहाँ कैसे होगा। तो वहाँ के लोग जो थे वो थोड़े से डिफरेंट थे शायद, वो तो खैर डिफरेंट हर एक जगह होते हैं, लेकिन मुझे लगे एकदम से ऐसी संगत के माहौल से निकल के जाना। और वो बड़े तेज थे, वो बहुत ज्यादा तेज थे। क्या डीप में तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो 3-4 महीने जैसे उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया, मैंने कहा गुरुजी ये तो बड़े अजीब से लोग हैं यार, संगत है नहीं यहाँ पे और इस तरह से है, तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने ना, और मेरा वो ऑफिशियल नेम पंकज गौतम है, तो पेपर्स में वही चलता है, तो पंकज के नाम से ही जानते थे। जो मेरा बॉस था उसका नाम भी बाई चांस कर्नल लेके गौतम थे वो, तो वो भी गौतम। तो लोगों ने कहा कंफ्यूजन हो जाएगी यार, पंकज रखो। तो पंकज वो मेरा नाम था वहाँ पे। और मैंने कहा गुरुजी ये तो दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा मुझे कुछ करना पड़ेगा। और मैंने फिर वैसे ही करना शुरू किया जैसे उन्होंने किया, डिफेंसिव मोड में, लेकिन अटैकिंग नहीं। क्योंकि नौकरी खा जाते हैं लोग, ऐसा कर लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा आपने मुझे भेजा है, वो भी एक सत्संग है, गुरुजी ने भेजा है मुझे यहाँ पे, वो भी एक सत्संग है, खैर फिर कभी और करेंगे। तो मैंने भी वैसे डिफेंस करना शुरू कर दिया। और डिफेंस करते करते गुरुजी ने 4-6 महीने में सारा कुछ साफ भी कर दिया, ठीक हो गया, सारा माहौल अच्छा हो गया। और फिर लेकिन मन में ये होता है कि यार गुरुजी अच्छा भी है ये, क्योंकि हम तो आपके हैं, गुरु के बंदे हैं, और ये लोग तो बड़े तेज लोग होते हैं, कैसे हम सर्वाइव करेंगे, कैसे संगत कैसे होगी। लेकिन ये भी गुरुजी का एक शायद तरीका ही था समझाने का कि गुरु की जो संगत है गुरुजी की, वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही हाथ जोड़ के खड़े हैं और ये वो सारा कुछ हो। जिंदगी में जीना है तो उसको उस हिसाब से देखना भी पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारियां सबकी होती हैं लाइफ को लेके, परिवार को लेके। लोग अगर नौकरियां ही खाते चले जाएंगे तो क्या करोगे। इतना कोई बड़ा भक्त भी नहीं होता कि कबीर जी जैसे बिल्कुल ही खाली भी हों तो भी वो कहेंगे तेरी रजा है। ऐसे तो बहुत कम होंगे, हम दुनियावी हैं ज्यादातर। तो जो होते हैं उस जैसे उन जैसे तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे गुरु जी का ड्रीम आया, और मैं बड़े मंदिर में गुरु जी की गद्दी के साथ खड़ा हूँ, फंक्शन हो रहा है बड़ा, और बिल्कुल गुरु जी की गद्दी की लेफ्ट साइड खड़ा हूँ। गुरु जी बैठे हैं, संगत आ रही है, लाइन लगी हुई है। एक आंटी ने मुझे देखा और कहा कि अरे पंकज, इतनी जल्दी यहाँ तक पहुंच गया। तो मैंने ऐसे कहा हाँ जी, बस ऐसे हल्का सा ही कहा, मैं क्या समझ भी नहीं पाया क्या कहूँ। तो गुरुजी ने ऐसे कंधे की तरफ से, शोल्डर की तरफ से, लेफ्ट साइड से मेरी तरफ ऐसे ऊपर देखा और हंसने लगे, और कहते पंकज और गौतम से फर्क है, जो पंकज है वो गौतम नहीं, जो गौतम है वो पंकज नहीं। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैं भी स्माइल दे दी, और मैंने ये कहा हाँ जी ठीक, मतलब एक समझते तो हो ही आप। तो उस हिसाब से जैसे फ्रेंडली होता है ना, तो गुरुजी हंसने लगे। तो पंकज और गौतम में आज तक फर्क ही है। ये इसलिए आपने जब संगत में मुझे गौतम के नाम से ही जानते हैं, पंकज जो है वो और तरीका, आपने पंकज गौतम उसमें लिखा ना, तो मुझे तब भी हंसी आई थी थोड़ी सी उस टाइम, कि चलो कोई बात नहीं, आपको
शायद उस टाइम पता नहीं, तब मैंने ये सत्संग शेयर किया है। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपको हमेशा खुश रखें, यहाँ से लेके एंड तक हर एक जन्म में। जय थैंक यू गुरु।